हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो पार्ट किया था उसमें अपने को कंटिन्यू करना है, बराबर है, ठीक है। प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का प्रोविजन है यहाँ पे, ठीक है। अभी इधर उन्होंने क्या किया है, जस्ट अपने को कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह जो है वो पार्ट उन्होंने सिखाया, ठीक है। जनरल प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो चार्जिंग बटन हो गया। ठीक है, तब तक हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस है जो अपने को यहाँ पे देखने हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर भी देखे हैं, बट डेफिनेशंस है जो अपने को यहाँ पे कवर करके चले। फर्स्ट इज आईटीसीएचएस, दैट इज इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम का अपना जो है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब आईटीसीएचएस के अंदर क्या दिया हुआ है, आईटीसीएचएस के अंदर हम लोगों ने 8 डिजिट का हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर एचएसएन कोड्स दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं। अब उसके अंदर उन्होंने क्या करके रखा है, दैट इज व्हाट वी से कि फॉर्मलाइज्ड विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जो भी इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टम्स जो वहां पे चलता है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड में जो कस्टम्स अपना चलता है, वही बेसिस पे हम लोगों ने भी अपने नाम को कोडिंग करके रखा हुआ, सो दैट हम लोग इंटरनेशनल लेवल के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो वही चीज उन लोगों ने देखे रखा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज फॉर ऑल आर इंडिकेटेड इन ईच आइटम एज पर दी आईटीसीएचएस। हर एक चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम कोड जो भी दिया हुआ रहता है, उसके बाद अपन देखते हैं, जो हम लोगों ने टैरिफ रीडिंग के इसमें देखा था, करेक्ट है, उसके बेसिस पे हम लोग ये चीजें कैरी आउट करते हैं। इसके अंदर 2 शेड्यूल है, आपका शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 जो है वो किसके बारे में बात करेगा, इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में बात करेगा। शेड्यूल 2 है जो वो एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बात करेगा। कॉमेट आइटम हम लोगों ने बोला था स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, आप लोग और व्हाट इज की मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये अपना स्पेशल वाले पार्ट्स है। इनके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं प्रॉपरली, तो भी आप इनको इनपुट कर सकते हो इंडिया के अंदर, अदरवाइज नहीं कर सकते। वो सारी चीजें आती है। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस आर सच काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस जो आप लोगों के गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं। गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज करता है, और कुछ कुछ मटेरियल्स या कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप इनके थ्रू ही ऑर्डर कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया से लेके आ सकते हो उनको। What is it? There are specific certain goods that can be imported or exported only through STEs notified by the DGF. ठीक है। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग मार्केटिंग बोर्ड्स व्हिच डील्स विद द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। समझ में आया। डीजीएफटी जिसके पास डिस्क्रिप्शन है कि किसको ऑथराइज करना है, किसको ऑथराइज नहीं करना है, वो तो ऑब्वियसली वो लोग अप्रूवल देंगे, उसके हिसाब से काम चले। अंडरस्टूड। जैसे अपने पास एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें आप लोगों की एसटीज के अंदर आती है, जो इम्पोर्ट करते हैं ये सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे अपने पास ऑयल और नेचुरल गैस का कमी आ रहा है, तो मेरा एक फ्रेंड है ईरान के अंदर, तो मैं डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट करवा दूँ, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ओएनजीसी वगैरह दे आर ऑल स्पेशलाइज्ड वाले पार्ट, तो वहां से ही वो टैंकर चलकर जा सकते। मुझे अभी आप बोलोगे कि मैडम फ्री ट्रेड है ना, मुझे जो मंगाना है मैं ऑनलाइन मंगा सकती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं बाहर से मंगा सकती हूँ, बराबर है। बट इन चीजों का इंपोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आता है, जो सिर्फ एसटीई के थ्रू किया। समझ में आया। तो इसी के लिए उन लोगों ने उसको अलग कर दिया। समझा। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड हमने बात किया इसके बारे में, कि किसी भी पर्सन को अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस कैरी आउट करना है, व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू गेट द कोड फ्रॉम द डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, सारे आपके पेपर्स को देखेगा, उसके हिसाब से इफ इट फिट्स कि आप लोगों का जो भी चीज है वो बराबर फिट बैठ रहा है, तो वो आपको क्या इशू कर देंगे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो है वो इशू कर देंगे। समझ में आया। नॉर्मल पर्सन को भी लेना, कौन सा? सपोज मैं कुछ इम्पोर्ट कर रही हूँ तो मुझे भी लेना नहीं, पड़ेगा। जनरली कैसे रहता है कि अभी अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल अमेजोन वगैरह से कुछ इंपोर्ट होता है ना, तो वो सब चीजें नहीं होती। अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन के थ्रू इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम कोई ना कोई ऐसा व्हाट इज कि इंटरमीडिएट ढूंढते हैं और वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा वन टाइम आइटम रहता है। तो वो तेरे जनरली क्या होगा कि भाई बिलोंगिंग्स के साथ आ जाएगा, जो हम लोगों ने बैगेज वगैरह देखा था उसके साथ आ जाएगा। ये किसके लिए रहता है, जनरली बिजनेसेस के लिए। समझ में आया? हम लोग को अगर करना रहता है तो अपन क्या कर सकते हैं, देयर आर एक्सपोर्ट हाउसेस यहाँ पे या इंपोर्ट हाउसेस यहाँ पे मैं जाके बात कर सकती हूँ, और उनके थ्रू मेरे कोई भी एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकती हूँ। वो बैगेज के टर्म्स में आ जाएगा, कंपनी ना कंपनी, या कुछ अगर आपने इंपोर्ट करवाया अलग से तो वो आ जाएगा। ये बिजनेसेस के लिए पर्टिकुलरली आपको लेना होगा। पैन स्पेसिफिक नंबर रहता है आपका, बराबर है, ठीक है। तो वही पर्टिकुलर चीज है, पैन स्पेसिफिक आपका डीजीएफटी का नंबर रहेगा, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड फॉर आईस। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर आर exempted, वो आप लोग को देंगे कि भाई कितने। जब तक डीएक्टिवेट नहीं किया, मतलब सिंपल है ना, जब तक आप बराबर चल रहे हो तब तक आपका चलेगा। पैन नंबर के हिसाब से आईसी नंबर, जिस दिन आपने गड़बड़ किया उस दिन बंद कर। समझ में आया। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए अपना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, बिल ऑफ लाइडिंग है, एयरवे बिल है, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, पोस्टल रिसीट, डिपेंडिंग ऑन एयर ट्रैवल है, वाटर ट्रैवल है या लैंड ट्रैवल। समझ में आया। कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इनवॉइस तो ऑब्वियस है, जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके साथ पैकिंग लिस्ट की पैकिंग के अंदर आपने क्या क्या किधर किधर डाल दिया, तो वो चीजें आ जाएगी।
शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो आपका जाएगा, करेक्ट है। इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ लाइटिंग, एयरवे बिल, डॉलर रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट जो वहां से इंपोर्ट करेंगे तब बाहर निकलेगा, करेक्ट है। कमर्शियल इन्वॉइस आ जाएगा और अपने यहाँ पे जब फाइलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, तो बिल ऑफ एंट्री। समझ में आया, ठीक है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं एडिशनल जो रिस्पेक्टिव इन्वॉइसेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स वाला केस वगैरह, याद है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स वाला केस पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पे एक साथ सारे मशीनरीज हम लोग मंगाएंगे, हाँ। बराबर है। अब वो केसेस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर मशीनरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो सब एडिशनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर हो सकता है। ये जनरल है, जनरल सब जगह पे है। पीनल एक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ द एंटिटी इन द डिनायल एंटिटी लिस्ट, ठीक है। पीनल एक्शन सबसे पहला चीज, अगर आप कोई भी एक्ट को वायलेट करोगे, ऑथराइजेशन को वायलेट करोगे, या अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था उसको फुलफिल नहीं करते हो, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्टिकुलर इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, अगर वो ये पर्टिकुलर चीजों को कैरी आउट, अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बराबर से कैरी आउट नहीं करता है या कुछ अगर इशू क्रिएट करता है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस द प्रॉब्लम विल बी कि इसमें इंडिया का नाम खराब हो जाएगा। इंडिया का नाम कैसे खराब होता है, तो बिकॉज कि आपको एज एन इंडियन इम्पोर्टर या इंडियन एक्सपोर्टर देखा जा रहा है। अब उस केस में अगर आप लोग वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, या वो जो भी आप लोग का जैसे कि ऑब्लिगेशन था उसको आप फुलफिल नहीं करते, तो इन दैट केस इंडिया गेट नेम्स गेट इन, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, आप ऊपर पीनल एक्शन वगैरह वो केसेस में भी ले सकते हैं, ठीक है। फेल्स टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द डिमांड नोटिस, तो जो भी अपना पेमेंट वगैरह था, कस्टम्स का कोई पैसा आपने नहीं दिया था, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कैरी आउट हुआ, डिमांड नोटिस बना, आप पैसा नहीं दे तो आपके ऊपर पीनल एक्शन हो सकता है। उसी तरह से ना आपको डिनायल एंटिटी या एनी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर जो भी फर्निश था वो गलत था एंड ऑल हो सकता है, मतलब बेसिक पेनल्टी के चीजें। इफ यू वायलेट एनी ऑफ द प्रोविजन, इफ यू वायलेट एनी ऑफ द थिंग्स, तो आपको क्या लगेगा, पीनल एक्शन फेस करना पड़ेगा। डिनायल एंटिटी का लिस्ट जो है ना, दैट इज नथिंग बट पुटिंग द एंटिटी अंडर द नेगेटिव लिस्ट, कि अभी तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने नहीं, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द कंडीशंस, अगेन वही चीजें आ जाएगी आप लोगों की, करेक्ट है। तो क्या बोला इधर, अ फर्म मे बी प्लेस्ड अंडर द डीईएल बाय द कंसर्न्ड रीजनल अथॉरिटी ऑफ द डीजीएफटी, इन सच अ केस firm will be refused for a renewal or license or authorization certificate instruments based on financial and benefits and all. तो जितने बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे, समझो कि आप एईओ कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हमने 5 स्टार पढ़े थे ना, करेक्ट है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोग, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जो अपना एईओ ऑपरेटर्स रहता है, तो उसमें आपको अगर 1 स्टार 2 स्टार के ऊपर जाते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपके हट जाएंगे। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो नॉर्मल रूट से फिर करना पड़ेगा, जो भी आपको करना पड़ेगा, रेफ्यूजल मिलेगा, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, फिर ही आपको वो लोग उसको पैसेज देंगे एंड और वो सब प्रॉब्लम्स। ऑल द न्यू लाइसेंसेस ऑथराइजेशन, जितना चल रहा है उतना लाइसेंस चल जाएगा, नया लाइसेंस तो देंगे, जिस दिन रिन्यूअल आएगा उस दिन से फिर बंद कर देंगे तुम्हारे license। समझ में आया। A firm can be removed by the from the DEL by the concerned what is it authority for the reasons the firm what is it completes the export obligation, pays the penalty, fulfills the requirement। अगर आपने सारा का सारा जो डिफॉल्ट था उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो इन दैट केस आपको वापस DEL लिस्ट से निकाल देंगे, डेयर एंड एंटिटी लिस्ट से निकाल। समझ में आया। प्रोविजंस ऑफ गुड्स रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, अब इंपोर्टर ऑफ द गुड्स में अंदर क्या है, एक्चुअल यूजर कंडीशंस होता है कभी कभी कि जो यूज करने वाला है ना बंदा वो गुड्स को, वही बंदा इंपोर्ट करवाना चाहिए, कोई दूसरे बंदे ने नहीं करवाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस कभी कभी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन। गुड्स which are imported freely without any restriction may be imported by any person. However, if such imports require an authorization, actual user alone may import such goods unless the said conditions specifically are specified by DGO। समझ में आया। तो जनरल गुड्स कोई भी मंगाए कैसे भी मंगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स जो भी दिया हुआ रहेगा वो क्या करना चाहिए, एक्चुअल यूजर, दैट इज द पर्सन हु विल बी यूजिंग दैट गुड्स, ओनली शुड इम्पोर्ट दैट पर्टिकुलर गुड्स। समझ में आया, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द गुड्स, अभी उसमें सैंपल्स वगैरह जो होता है, सैंपल्स कभी कभी फ्रीली होना चाहिए ना, क्योंकि सैंपल तो लगता ही है अपने को, करेक्ट है। पहले अगर मैं सैंपल नहीं मंगाऊंगी, बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट आता है 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का कंसाइनमेंट आता है, और अगर मैंने क्वालिटी चेक नहीं किया, टेस्टिंग वगैरह नहीं किया, तो इन दैट केस इतना पूरा कंसाइनमेंट वेस्ट जाएगा। चलो अगर मुझे बंदे ने रिटर्न का ऑप्शन भी दे दिया, लेकिन मेरा इतना ज्यादा आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी ऐसा नहीं है ना कि कल्याण से लोग डूब जाएंगे, इट इज कमिंग फ्रॉम फार अवे, करेक्ट है कि नहीं। प्लस अगर आप एयरवे से देखोगे या वाटरवे से देखोगे तो इट इज अ हेवी चार्ज, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंश्योरेंस का पार्ट होता है, अच्छा खासा पैसा अपना उसके अंदर चला जाता है, करेक्ट है। तो इसी के लिए वो लोग सैंपल्स वगैरह मंगाने के लिए देते, ठीक है। Import of samples of even restricted items is allowed without the import authorization. Exceptions are defense, security items, as seeds, bees, and new drugs. These needs authorization. एकदम छोटा कैटेगरी है जिनके लिए ऑथराइजेशन की जरूरत है, बाकी तो जो नॉर्मली केस में रेस्ट्रिक्टेड में डाला है उनको उनके भी आप सैंपल मंगा सकते हैं, सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूटी फ्री import samples up to 3 lakh rupees of all the exporters shall be allowed subject to the conditions of the customs notification। समझ में आया। तीन, अभी फॉर एग्जांपल
जितना भी अपना पार्ट रहता है, ड्यूटी फ्री सैंपल अप टू 3 लाख फॉर ऑल द एक्सपोर्टर्स, जितने भी एक्सपोर्टर्स रहेंगे, अगर वो लोग अपने इम्पोर्ट्स के लिए कोई सैंपल्स मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं बट उसके लिए इम्पोर्ट कोई गुड्स यूज होता है, तो इन दैट केस इम्पोर्ट व्हाट जैसे कि ये वाला जो पूरा पार्ट रहता है, तो उसके अंदर 3 लाख तक का गुड्स जो रहेगा ना, अमाउंटिंग टू 3 लाख रुपीज, वो आप ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करवा सकते हो, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स ड्यूटी। अंडरस्टूड? कस्टम ड्यूटी बिना पे किए आप क्या कर सकते हो, उतना सैंपल इम्पोर्ट कर सकते हो। आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आपको पे करना, ओके सर, समझ में आया? एडिशनल अमाउंट एडिशनल अमाउंट, ठीक है। सैंपल्स अप टू 3 लाख बोला है ना, तो अबाउट 3 लाख जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का टैक्स, ठीक है। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स आप इम्पोर्ट करवा सकते हो, ठीक है, जो भी अगर किसी आपके रिलेटिव ने दिया या कुछ भी चीज दिया हो तो आप क्या करवा सकते हो, इम्पोर्ट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट्स इंक्लूडिंग द परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल्स वगैरह, मतलब अमेजोन वगैरह वो सब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रू द पोस्ट और कुरियर वेयर द कस्टम क्लियरेंस इज सॉल्ट एज गिफ्ट्स इज प्रोहिबिटेड, एक्सेप्शंस आर राखी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन वाला जो पार्ट है, तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ये वाला अगर कस्टम्स क्लियरेंस इज सॉल्ट एज गिफ्ट्स इज प्रोहिबिटेड, तो अगर कस्टम्स में गिफ्ट की तरह करोगे तो फिर आपको पहले ड्यूटी पे करना पड़ेगा, फिर निकाल। एक्सेप्शंस क्या क्या है, राखी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन, इनको आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट। गिफ्ट्स हाउएवर कैन बी इंपोर्टेड अपॉन द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गिफ्ट लेके नहीं आ सकते, गिफ्ट लेके आ सकते हो, कस्टम ड्यूटी पे आपको पेमेंट करना रहेगा, जो भी गिफ्ट का अमाउंट रहेगा, आइटम रहेगा उसके रिलेटेड, और फिर आपको क्या करें। समझ में आया? ठीक है। और सिर्फ आपका जो अगर राखी या ऐसे छोटा मोटा चीज रहता है तो उसके ऊपर आपका नहीं रहता, जैसे आपको बोला हुआ है ऑन राखी नो ड्यूटी इज पेड अप टू ₹100 और नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड ऑन द सेम। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल राखी अलाउड है, तुम लोग सोने का राखी वहां से बेच दोगे तो वो चीजें नहीं चलेगी ना, फिर ऐसा हो गया कि गोल्ड विदाउट ड्यूटी इम्पोर्ट हो, तो इसके लिए उन्होंने बैन दी। इफ ड्यूटी ऑन राखी इज लेवल अप टू ₹100 तो नो ड्यूटी। समझ में आया? ठीक है। बाकी आप नॉर्मली आइटम, जैसे गिफ्ट के नाम पे फिर तो मैं कुछ भी मंगा लूंगी, मैं लैपटॉप गिफ्ट के नाम पे मंगाऊंगी, मैं और जैसे कि गोल्ड गिफ्ट के नाम पे मंगाऊंगी, कुछ भी मंगा सकती हूँ, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि गिफ्ट विदाउट ड्यूटी इज नॉट अ, बट गिफ्ट विद आपका अगर ड्यूटी आप पे करते हो, क्लियरेंस करवा के ले लेते हो तो अलग। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे अपने ये सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं आउटसाइड इंडिया जो आते जाते हैं, उनको कुछ भी वहां से मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का शादी का आपको कार नहीं, बाहर का कोई आउटसाइड इंडिया का कार है, तो कार इंपोर्ट करके लेके आओगे अभी आप, तो उसको आपको ड्यूटी पे करना है। तो अगर 10 करोड़ का गाड़ी है तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी पे करना है। तो वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी एक्सेप्शन में लिखा था, उसका तो ड्यूटी वगैरह कुछ बोला ही नहीं। कौन सा? नहीं, उसका उन लोगों ने बोला नहीं है ना, बिकॉज उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कौन से इस पे लगाना है, कौन से इस पे नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने वो साइलेंट रखा। उसके लिए अपने को पूरा बड़ा वाला मतलब पूरा कस्टम्स एक्ट जो है वो देखना पड़ेगा ना, फिर उसके लिए उसमें से लाइफ सेविंग कस्टम्स जो है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जो है उसमें से कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दी होगी, टैरिफ आइटम के बेसिस पे होता है ना, तो टैरिफ आइटम में अगर उसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर डाला है तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ गया, अगर उसके अंदर उन्होंने टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर डाल देगा तो टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आके आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट ऑफ ऐसा। समझ में आएगी? तो आपने को फिर पूरा एक्सेप्शन क्यों बोला, मतलब कौन सा? अल्टीमेटली नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए ये क्या बोला है सबसे पहले, इन्होंने बोला है कि वेर कस्टम क्लियरेंस इज सॉर्ट, क्या हो गया, कुछ लिखने लगे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। चल, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट जो है ना वो कस्टम क्लियरेंस से वेयर कस्टम क्लियरेंस इज सॉर्ट इज ऑफ द गिफ्ट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट ऑन द पेमेंट ऑफ गुड गिफ्ट जो है दैट कैन बी पेमेंट अपॉन द ड्यू। ठीक है। एक्सेप्शन उन्होंने क्या बोला कि राखी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन, अभी राखी के लिए उन्होंने लिमिट अपने को दे दी कि ₹100, लाइफ सेविंग के लिए उन्होंने लिमिट नहीं दिया, मतलब वो भी आप परचेज मतलब प्रोहिबिटेड नहीं। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो आप फ्रीली करके लेके आ सकते, गिफ्ट्स के लिए आपको बिना क्लियरेंस के नहीं मिलेगा, लाइफ सेविंग मेडिकल्स के लिए आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, ड्यूटी पेबल होगा कि नहीं होगा वो डायरेक्ट पे डिपेंड। इसके लिए उन्होंने बोला राखी एंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स आप बिना व्हाट से कि पूरा का पूरा डिक्लेरेशन और वो सब चीजें मतलब पूरा डिटेल्ड वाला पार्ट नहीं भी करोगे तो भी आपको क्लियरेंस फटाफट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूटी पेबल होगा कि नहीं होगा दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू, दैट विल डिपेंड ऑन द ये वाला part, कि भाई टैरिफ आइटम में कितना दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका लग जाएगा। गिफ्ट्स बाकी के जितने भी आएंगे ना वो पहली बात तो प्रोहिबिटेड, और अगर आपको लेके आना है तो आपको पूरा डिटेल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके ऊपर रिक्वायर्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा और फिर तो ये इस तरह से प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में आपके चेंजेस। समझ में आया? पैसेंजर बैगेज लेके आ सकते हैं हम लोग, कितना लेके आ सकते हैं ये अपने चैप्टर में देखा था, गोल्ड कितना लेके आ सकते हैं, लैपटॉप एक लेके आ सकते हैं, बैगेज का वेट वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था चैप्टर के अंदर। ठीक है।
फॉलोइंग आर अलाउड टू बी इंपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ द पैसेंजर बैगेज। आप लोग क्या कर सकते हो, बोनाफाइड हाउस होल्ड क्या क्या आता है उसके अंदर, वो भी अपने शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 तीन एनेक्सर्स देखे थे, करेक्ट है। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 हम लोगों ने देखा था। रेफ्रिजरेटर है आपका, ये सब चीजें आती है, वो कैटेगरीज के अंदर आती है। एलईडी एलसीडी वो सब पार्ट आता है आप लोगों का, सिगार्स है वो सब चीजें भी आती है। डिपेंडिंग ऑन वैल्यू कितना है क्या है, आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट करके इंडिया में लेके आ सकते हैं। बोनाफाइड हाउस होल्ड गुड्स एंड पर्सन इफेक्ट है, सैंपल्स ऑफ फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स है। drawings, patterns, label, price tags, button belts, trimming and embellishments required to for exporting, imported as a part of the passenger baggage or exporter coming from abroad up to the prescribed value limit। अभी देखो ये सब चीजें prescribed value limit अपने को बोल के रखा है, कितना लिमिट है क्या है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने लिए कस्टम्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, कस्टम्स इतना छोटा नहीं है। अपने लिए सिर्फ ऐसा है कि अपने को टच एंड गो उनको देना था तो उन्होंने उतना पार्ट अपने को बताया। कस्टम्स बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जो अपने को एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स है जो एप्लीकेबल होते हैं, जो अपने सिलेबस में यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया। रिस्ट्रिक्टेड पार्ट जितना दिया है उतना ही उन्होंने कवर। ठीक है। देन री इम्पोर्टेड ऑफ रिपेयर्ड गुड्स, इसका भी हमने देखा था। रिपेयर्स एंड रिपेयर्ड गुड्स कितने टाइम में हम लोग री इम्पोर्ट करके लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एसी खरीदा था जापान से, ठीक है, उसमें कुछ तो मिस्टेक्स आ गए, खराबी हो गई, तो उन्होंने बोला आप एसी रिटर्न भेज दीजिए, हम रिपेयर करके आपको दे देंगे। तो हमने ये एसी वापस बाहर भेजा, उन्होंने रिपेयर वगैरह करके इंडिया में भेजा। इस सब के लिए भी टाइमलाइन हम लोगों ने देखे हैं, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, एक्सटेंशन वगैरह मिलेगा एंड और नेपाल एंड भूटान रहेगा तो अपने पास 8 7 to 10 ईयर्स का भी टाइम लिमिट है एंड और, तो वो सब टाइम लिमिट आपका आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट अब्रॉड, ये प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हम लोगों ने देखा था ना, करेक्ट है। और उसमें से कैपिटल गुड्स जो है वो एटलीस्ट बाहर कितने टाइम के लिए यूज होना चाहिए, 1 ईयर के लिए आप लोगों का यूज होना चाहिए। समझ में आया कि कैपिटल गुड्स जो भी है दे शुड हैव बीन यूज्ड एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स इज नथिंग बट व्हाट, कि आप लोगों का एक सैंपल हम लोग जिसको बोलते हैं उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये प्रोजेक्टर बना ली तो प्रोजेक्टर का एक सैंपल जब मैं बनाऊंगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोटाइप। दैट इज डिस्प्ले वर्जन वाला जो पार्ट आता है वो। ठीक है। Prototypes, new and second-hand prototypes, second-hand samples may be imported without any authorization on the following conditions. Importer is an actual user, industrial user होना चाहिए. He is engaged in production or having industrial license, letter of intent for research in an item for which a prototype is sought or product development or research as the case may be. Importer files a self-declaration to that effect that satisfaction of the customs authorities. So जो भी अपने prototypes की conditions है, rules है, कि आपको particular manufacturer होने चाहिए, आपको वो use किस तरह से आने वाला है, वो सारे डिटेल्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। गाइडलाइंस जो भी कस्टम अथॉरिटीज के वो फुलफिल करने पड़ेंगे एंड देन यू कैन कैरी आउट दैट पर्टिकुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। क्लियर विद दिस पार्ट? मेटालिक वेस्ट एंड स्क्रैप वाला पार्ट आ जाता है आप लोगों का। ठीक है। अब इस केस में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई मेटालिक वेस्ट एंड स्क्रैप विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट विल नॉट कंटेन हजार्डस टॉक्सिक वेस्ट एंड स्क्रैप्स कंटेनिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल और एनी टाइप्स ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस, माइन शेल्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल वेस्ट है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजार सॉरी हजार्डस टॉक्सिक केमिकल्स रहेगा तो उसके लिए प्रोविजंस अलग रहेंगे, वो चीजें आपको फॉलो करके चलना होगा। सेकेंड हैंड गुड्स क्या क्या आ सकते हैं? सेकेंड हैंड गुड्स में कुछ कुछ कैपिटल गुड्स रेस्ट्रिक्टेड वाले कैटेगरीज में, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है वो नहीं दिया बट करना पड़ेगा। एयर कंडीशनर, डीजल सेट्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रिफर्बिश्ड, अगर आप लोग पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स लेके आते हो, नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या तो फिर यूज्ड आईटी एसेट्स। समझ में आया? ये सब चीजों के लिए आपको क्या लगेगा, प्रॉपर ऑथराइजेशन लगेगा प्लस कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। फ्री क्या है? प्री इंपोर्ट के लिए क्या क्या है अपने पास? प्री मतलब नॉट ड्यूटी फ्री, प्री मतलब विदाउट कंडीशंस, विदाउट ऑथराइजेशन, बिना कंडीशन, बिना ऑथराइजेशन, बिना कंडीशन के आप इंपोर्ट करा सकते हो। ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो टैरिफ है। ठीक है। इसमें रिफर्बिश्ड कैपिटल गुड्स व्हिच आर व्हाट इज चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफाइज एक्जिस्टेंस ऑफ 80% ऑफ रेसिडुअल, इसका 80% लाइफ अभी बचा। ठीक है। एंड ऑल अदर सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अदर देन दोस लिस्टेड अबाउट, तो ये ऊपर वाले लिस्ट में जो भी नहीं आ रहे वो बाकी के आप लोग इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। अदर देन कैपिटल गुड्स अगर आप करते हो तो इन दैट केस इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर रिफर्बिशिंग, या तो फिर आप लोग का रिकंडीशनिंग इंजीनियरिंग के लिए है तो फ्रीली इंपोर्टेबल, जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह के लिए इंडिया में लेके आए हो वापस आप करके क्या करने वाले हो, एक्सपोर्ट करने वाले हो। रिमेनिंग गुड्स जो भी है रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट, अगर आप ऑथराइजेशन लेके आते हो तो आपको इंपोर्ट करने के लिए दे। समझ में आया? यहाँ पे 80% मतलब एग्जैक्ट 80% कौन सा? नहीं नहीं नहीं, एक्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 80%, मिनिमम 80% होना चाहिए। 80% से ज्यादा हुआ तो चलिए, 80% तक का तो रेसिडुअल लाइफ अपना होना चाहिए। तो उसको हम लोग सेकेंड हैंड के फ्री वाले पार्ट में लेंगे। अगर 80% से कम है तो फिर आपका दूसरे वाले इसमें आ जाएगा ना, फिर इस केस में फिर वो तेरा ये वाले रेस्ट्रिक्टेड वाले कैटेगरी में चल जाएगा, ऑल नोटिफाइड गुड्स एंड वो सारी चीजों में चला जाएगा, फिर वो फ्री में नहीं है। समझा? ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायर्ड, रेस्ट्रिक्टेड जहाँ पे बोला वहां पे उन्होंने क्या बोला, ऑथराइजेशन वगैरह आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा।
Import items under the advance authorization EOUs enabled without compliance to the mandatory quality control orders. अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे ना आपको क्वालिटी मीट करना पड़ता है। जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा हुआ रहता है बहुत सारा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, फ्रूट्स वगैरह भी जो होता है उसके ऊपर एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा हुआ रहता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी चाहिए जो आपको मेंटेन करके चलना हो। अब वो कुछ कुछ एंटिटीज के लिए वो लोग डन अवे भी कर सकते हैं, मतलब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी पार्ट आ सकता है। Quality control orders are regulatory mandates issued by the Indian government to ensure the products meet the specific quality standards. यहाँ पे typically issued by the Bureau of Indian Standard BIS से issue होता है, BIS का हॉलमार्क होता है ना, ठीक है। Applied to the wide range of products to protect the consumer safety, health है, environment है। Domestic manufacturers as well as importer needs to ensure कि भाई quality control जो भी है वो आप लोगों ने maintain करके चलना चाहिए। Enabling the provisions have been incorporated in FTB for exempting the imports imported by advance authorization holders, EOUs and SEZ for mandatory quality orders. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, SEZ है या DTA वाले जो, और SEZ है या तो फिर आपके EOUs वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो लोग अगर वो क्वालिटी सर्टिफिकेट के साथ नहीं भी इंपोर्ट करेंगे तो चलेगा, बिकॉज उनका काम क्या है, एक्सपोर्ट। तो वो लोग यूज करने वाले ना इनपुट्स को, तो उस चीज के लिए वो लोग डन अवे भी कर सकते हैं। विदाउट कंप्लायंस टू द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, उनको फॉर एडवांस ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन विदाउट द कंप्लायंस टू द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशंस will be shall be with the pre-import condition. Such input shall be utilized in the manufacturing of the exported goods. एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है अपन सेकंड यूनिट में देखने वाले हैं, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन में मैं क्या करती हूँ, मैं एडवांस में ही लिख के लेके आ जाती हूँ कि मैं इतना इतना यूनिट्स ना एक्सपोर्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे इतने यूनिट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे रॉ मटेरियल के फॉर्मेट, और फिर मैं ये रॉ मटेरियल को यूज करके क्या बनाने वाली हूँ, एक्सपोर्ट गुड्स बनाने वाली हूँ। वो एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर अगर मैं मंगा रही हूँ कोई भी इंपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स, री एक्सपोर्ट्स, तो इन दैट केस में क्या व्हाट से कि यहाँ पे बिना बिना क्वालिटी कंट्रोल और ये सब चीजों के भी कर सकते, बिकॉज अगर ये चीजें होती है ना तो इस केस में क्वालिटी टेस्टिंग और ये सब में टाइम, तो टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली कि अपना प्रोडक्शन हॉल्ट होगा तो स्लो मूविंग गुड्स बनेगा, तो वो अपने को नहीं चाहिए। तो बिना क्वालिटी के आप अंदर लेके आ जाओ, आप एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह फाइल कर दो, आप गुड्स को ये वन से प्रोसेसिंग करो, एक्सपोर्ट जब करोगे तब तो आपको क्वालिटी वगैरह चेकिंग तो होगा ही, वो चीजें आई जाएगी, ठीक है। Next, said exemptions shall be specifically endorsed in the advance authorization upon the request of the advance authorization holder. Exemption from the OCQ will be available from physical exports only, and such exemption will not be allowed in respect of deemed exports for advance authorization holder. Deemed exports का मतलब क्या होता है, जो आप क्या करते हो दूसरे SEZ में या वो वाले पार्ट में आता है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल DTA से SEZ में आता है तो उसको भी हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। उस केस में ये OCQ का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, उस केस में आपको फिर करवाना ही पड़ेगा, समझ में, इंडिया के अंदर है ना, तो वो करवाना। EOUs के लिए भी उन्होंने सेम प्रोविजंस देके रखा है। Exemptions from applicability of mandatory OCQs issued under the BIS shall be provided to EOUs on the import of inputs which are required for the export. No DTA clearance of such inputs of the goods manufactured made out of such inputs are allowed. क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, तो पूरा पूरा 100% क्या होना चाहिए, उनका वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही होना चाहिए। जो इनपुट्स है उसको आप DTA में क्लियर करके नहीं लेके जाओगे, या तो उससे मैन्युफैक्चर जो पार्ट है वो भी आप DTA में क्लियर करके नहीं लेके जाओगे। एंड अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट शैल बी सबमिटेड टू द कस्टम्स अथॉरिटी, कि भाई जो भी आप लोगों ने इंपोर्ट वगैरह किया था वो आपने उधर ही यूज किया, आपने बाहर लेके नहीं किया। क्लियर विद दिस? फिर मुझे DTA में लाना होगा। तो इन दैट केस फिर ड्यूटी वगैरह मतलब जो भी आप लोग का फिर वो टेस्टिंग वेस्टिंग करना पड़ेगा, DGFT को लिखना पड़ेगा, और फिर वो प्रोसीजर्स फॉलो करके आपको क्लियर करना। SEZ के लिए भी वही चीजें देके रखी है, मैंडेटरी OCQs under BIS shall be provided to SEZ. What is exemption will be provided on import of inputs which are required for export production. No detailed clearance of such input and manufactured goods made out of such inputs is allowed. Undertaking to this effect shall be given. Exemption from OCQ will be available for physical exports only. जो physical level पे exports होगा, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वगैरह पे नहीं, सब चीजों पे नहीं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नोटिफाइड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन इशू करेगा उसी हिसाब से एग्जामिशन मिलेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। Miscellaneous provisions में उन्होंने क्या बोला है, goods imported can be sold on the high seas subject to the following FTP and other laws enforced. हाई सी सेल्स होता है अपने यहाँ पे भी, अपना शिप यहाँ से दुबई जा रहा था, या दुबई से चलो शिप इंडिया आ रहा है, इंडिया में अपने पास आ रहा था, मैंने आने के पहले तुझे बेच दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई सी सेल्स बोलते हैं ना, जो GST के अंदर भी हमने कवर किया, चार्ज और GST के कॉन्सेप्ट के अंदर, वो वाला पार्ट इधर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज से कि मर्चेंटिंग ट्रेड means shipment of the goods from one foreign country to another foreign country without touching the ports or trading ports of India. This is known as, अब ये वाला पार्ट किसके लिए आता है, मैं इंडिया के अंदर हूँ, मैं गुड्स खरीदती हूँ दुबई से और बेचती हूँ चाइना, गुड्स कभी इंडिया में आता है, दैट इज डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल हो जाता है, बराबर है, तो वो कार्ड केस आपका उसके अंदर आ जाता है, सब्जेक्ट टू RBI गाइडलाइंस चलता है, ये वाली चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। Merchant trading carried out within one specific foreign countries is also permitted subject to the RBI guidelines except for the
साइड सेल्स कॉमेंट लिस्ट में तो वही अपने स्पेसिफिक लिस्ट आइटम्स जो है उनके लिए आप लोगों का नहीं है। Import of capital goods under the lease financing does not require any specific permissions from the DGF. तो आप अगर लाइसेंसिंग वगैरह के लिए या लीज फाइनेंसिंग पे गुड्स लेके आते हो तो चलता है। For imported goods, bank guarantee letter of undertaking is to be executed with the customs in case of duty-free imports or otherwise. Before clearance of the goods, indigenously sold goods or an authorization holder has to execute LUT या तो फिर बॉन्ड वगैरह आप लोगों को देना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने देखा ही है ना, थ्राइस द बॉन्ड देना पड़ता है एंड ऑल, तो बॉन्ड वगैरह सबमिट करना पड़ सकता है। अंडरस्टूड। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के लिए अपने पास क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर इज वन ऑफ द पर्सन हु सपोर्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और पार्ट और एक्सेसरीज ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर द मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट। अब इस केस में क्या होता है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन वगैरह लग रहा है, जो पार्ट्स वगैरह लग रहे हैं, तो मैंने दिया को बोला मुझे करके दो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स। उनको भी वो एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भले मुझे सप्लाई करे बट मैं तो एक्सपोर्ट कर रही हूँ ना, तो इनडायरेक्टली दिया इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। या तो फिर मैं एक ट्रेडर हूँ एक्सपोर्ट के लिए, मैं बनाती नहीं, तो मैंने कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को बोला कि तू मुझे गुड्स बना के दे, मैं बेचू, बट तुम मैन्युफैक्चर करके मुझे दोगे, मैं उसको इंडिया के बाहर बेचू, तो दिस मैन्युफैक्चरर इज सपोर्टिंग अ ट्रेडर व्हाट इज एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी कवर है। समझ में आया। For any benefits to accrue for the supporting manufacturers, the name of the both supporting manufacturer as well as the merchant exporter must figure in the concerned export documents, especially in the tax invoice and all। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे दिया को भी वो बेनिफिट्स दिलवाने हैं, एक्सपोर्ट के केस में जो भी अपने को बेनिफिट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, तो मुझे जब भी मैं बिल्स वगैरह फाइल करूंगी तो मुझे मेरे नाम के साथ दिया का नाम भी देना। समझ में आया। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स अलाउड है एफटीपी के अंदर। Third party exports means exports that are made by the exporter or manufacturer on behalf of another export. In such cases, export documents shall and the shipping bills shall indicate the name of both manufacturer as well as third party exporter जो भी है वो अपनी चीजें आनी चाहिए। Bank realization certificate, self declaration form, export order etc. shall be in the name of the third party exporter। जो export actually कर रहा है उसके नाम पे फिर आपका होना चाहिए। सैंपल्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Gifts including edible items etc. value not exceeding 5 lakh rupees in a licensing year may be exported as gifts, however mentioned as restricted। अगर ITCHS के अंदर restricted वाले कैटेगरी में डाला है तो उसका गिफ्ट आप लोग नहीं कर सकते। समझ में आया। पैसेंजर बैगेज हम लोगों ने देखा हुआ है कितना अपना अलाउड है, ठीक है। एक साल के अंदर आप लोग का इफ अनअकम्पनीड विद इन 1 year बिफोर और आफ्टर द पैसेंजर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, तो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। However, items mentioned as restricted for export in the ITCHS shall not be accepted as exported as gift without the authorization। तो जो जो चीजें फ्री एक्सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, आप उसको फ्रीली एक्सपोर्ट करो, जो ऑथराइजेशन के अंदर दिया उनको क्लियर करवा के, अगर ड्यूटी पेमेंट वगैरह रहेगा तो वो पेमेंट वगैरह करके फिर क्लियर करवा के लेके डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। Import for export मतलब import किया है for the purpose of your exports। Goods that are freely importable as well as freely exportable can be imported without what we say की authorization, बराबर है। Goods including the capital goods, both new and second hand, can be imported using the under the customs bond and cleared for export against the freely converting foreign exchange that are freely what we say की exportable। This includes goods that are restricted for import। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे कैपिटल गुड्स वगैरह आ रहा है तो उसको क्लियर करवा के लेके जा सकते हो, अगर ऑथराइजेशन रहेगा तो ऑथराइजेशन के साथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैपिटल गुड्स। Capital goods that are freely importable and freely exportable can be imported for the export upon execution of the LUT या bonds। जो भी bonds authorities वगैरह रहता है उसके हिसाब से bond वगैरह आप issue कर सकते हैं। Notwithstanding anything about goods other than the Indian origin that are restricted for export other than common items but free for import can be imported for the export in the same and substantially the same form। तो ऐसे goods जो आप लोग के पटवे से की restricted for export है but free for import है, तो आप इंपोर्ट फ्रीली करवा सकते हो। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे फिर क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन वगैरह अपने को लेना पड़ेगा। समझ में आया। गुड्स दैट आर इंपोर्टेड अगेंस्ट द पेमेंट इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एक्सपोर्टेड ओनली अगेंस्ट द पेमेंट इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली जब एक्सचेंज वाला रेट है तो फिर उसके हिसाब से जो भी आपके करेंसी एक्सचेंजेस अलाउड है उसी मैनर में होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट डिनोमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीली कन्वर्टेबल में होना चाहिए, बराबर है, इंडियन रुपीज के अंदर रियलाइज होना चाहिए। Non realization of the export proceeds अगर होता है, if exporter fails to realize the export proceeds he shall be liable to return all the benefits and incentives। ये सिंपल है, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को ये बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स दे रहा है बिकॉज आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर लेके आए। अगर आपको पैसा मिला ही नहीं है तो गवर्नमेंट को तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, तो आपको जितना भी बेनिफिट्स मिला था, इनपुट के ऊपर ड्यूटी फ्री हो गया था, ये ड्यूटी फ्री वो ड्यूटी फ्री, वो सब पे करना पड़ेगा। जितने भी बेनिफिट्स आपको मिले थे वो अपने को रिटर्न देने पड़ेंगे। समझ में कौन सा, हाँ डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, कितना डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट की कितना देना पड़ेगा। इंटरेस्ट वगैरह वेव ऑफ भी कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली तुमको हार्डशिप्स पे हुआ है,
कोई अभी जेन्युइन रीजन हो सकता है, या कोई व्हाट इज की केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस वगैरह फॉलो हो रही है। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, दीज विल बी द क्रेडिट एजेंसीज हु विल रेट द एक्सपोर्ट हाउसेस, ये लोग किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं एंड ऑल, वो वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स set up to promote and develop the Indian exporters. Each council is responsible to promote a particular group of products या projects, जो भी है कि भाई तुम ये चीज को एक्सपोर्ट करो, उसके लिए डेवलपमेंट करो, ये सब चीजें करने के लिए ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हुए आप लोगों के। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स, यहाँ पे हमने देखा था ईयूज को अलाउड है सेल्फ सर्टिफिकेशन, कल के लेक्चर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भाई मेड इन इंडिया का जो टैग है वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। Till now the certificates of origin of exporters was issued by the designated agencies. Now self certification to approved exporters is allowed. Approved exporters कौन होंगे? 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी के जो अपने ईयू एक्सपोर्टर्स है वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे है जो सीसीए है आपका, व्हाट इज की सीसीए वाला पार्ट है, आईईएमएल है, ये लोग भी क्या कर सकते हैं आप लोगों के सेल्फ सर्टिफिकेशन का कोर्सेज वगैरह, मतलब पार्ट जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये बेसिक्स है अपना, ये वाला एफटीपी का पूरा पार्ट है। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं दैट इज योर एक्चुअल एक्सपोर्ट की स्कीम्स, जो अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चलो अभी अपना जो ये यूनिट 2 है ना, यहाँ पे ये क्या बताता है, ये अलग अलग ना अपने एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट की स्कीम्स है। ये स्कीम्स के अंदर क्या है, सिंपल है कि आप लोग बिना ऑथोराइजेशन के इंपोर्ट करवा सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स, या आप बिना ड्यूटी पे किए फ्री में लेके जा सकते हो, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, दैट इज आप लोग को जितना भी आपने ड्यूटी पे किया रहेगा वो रिटर्न मिल जाएगा। ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आती है, मेजरली एक्सपोर्ट्स के अंदर। इंपोर्ट में आपको बेनिफिट्स बहुत कम मिलेगा, इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट रहेगा तो बेनिफिट मिल जाएगा, बट जो जनरल इंपोर्ट्स रहेगा उसके ऊपर बेनिफिट जनरली नहीं मिलता है, बिकॉज ऑब्वियस है ना वो चीज, क्योंकि क्या हो जाता है कि वो चीज अपने लिए क्या मतलब ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करने वाला पार्ट हो जाता है, तो वो नहीं मिलता है। वेयर एक्सपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है, तो इन दैट केस दैट इज अलाउड। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है, ड्यूटी एग्जाम्पशन एंड रेमिशन स्कीम्स है अपने पास। ठीक है। ये एग्जाम्पशन और रेमिशन स्कीम से क्या होता है, पहली बात तो आपको एक तो पैसा नहीं लगता है। ठीक है। तो एक्सपोर्टर्स जो है वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पार्ट कैरी आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितने सारे स्कीम्स है अपने पास, तो पहला है ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम, जहाँ पे आपको ड्यूटी पे ही नहीं करना। ठीक है। ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम एनेबल्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। अब ये वाला पार्ट में अपने पास 2 स्कीम्स है टोटल, एक होता है एडवांस ऑथोराइजेशन का स्कीम और दूसरा होता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम, डीएफआईए या तो फिर ए। एडवांस ऑथोराइजेशन को ए स्कीम बोलते हैं और ये डीएफआईए वाला स्कीम है। ठीक है ना। एंड दूसरा वाला पार्ट है, ये दोनों ड्यूटी एग्जाम्पशन के अंदर आता है, और दूसरा आता है ड्यूटी रेमिशन, दैट इज आपने पे किया हुआ ड्यूटी आपको रिटर्न मिल जाए। ठीक है। That is duty remission enables post-export replenishment या remission of the duty on the inputs used in the export products. Duty drawback schemes administered by the Department of Revenue is designated for this purpose. तो इसमें duty drawback अपन को मिल जाता है। इस केस में पैसा देना ही नहीं पड़ता, इस केस में दे के रिटर्न मिल जाए। समझ में आया? ठीक है, ये दोनों स्कीम्स में डिफरेंस है। थर्ड स्कीम है आपका आरओडीटीईपीएल का, दैट इज दिस स्कीम हैज बीन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब ये स्कीम और ये नेक्स्ट वाला स्कीम जो है ना, इसको हम लोगों ने ज्यादा चैप्टर के अंदर डिस्कस ही नहीं किया, बिकॉज ये अपने सिलेबस में है ही ज्यादातर। ठीक है। और ये वाला है रिबोट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज, दिस इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये स्पेसिफिक एक सेक्टर के लिए होगा, तो वो भी अपने को उन्होंने बोला कि भाई इतना ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल्स के रिलेटेड है। अगर आप वो वाला कोई क्लाइंट करते हो तो आप जाके स्पेसिफिकली वो प्रोविजंस को पढ़ लो, तो आपका काम हो जाए। ठीक है ना। सबसे पहले चालू करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन का स्कीम्स। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इनपुट दैट इज फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नॉर्मल वेस्टेज इज अलाउड। मतलब समझो 20 यूनिट लेके 18 यूनिट बनते हैं, तो आपको एग्जेम्पशन ऑफ द ड्यूटी मिलेगा पूरे के पूरे 20 का, मतलब जो वेस्ट हुआ उसका भी आपको ड्यूटी एग्जेम्पशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इंक्लूडिंग नॉर्मल वेस्ट, एबनॉर्मल वेस्ट नहीं होगा। एबनॉर्मल वेस्ट अगर आपका हुआ तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। करेक्ट है। दूसरा फ्यूल है, ऑयल है, कैटलिस्ट है, व्हिच इज कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो ये फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट जो भी यूज होगा ना, वो भी अगर आपने इंपोर्ट करवाया है तो उसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, नो ड्यूटी विल बी पेएबल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। एलिजिबल एप्लीकेंट कौन होगा, एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इशूड टू आइदर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर या तो मर्चेंट एक्सपोर्टर, जिसके साथ एक सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर अटैच होता है। ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड थ्रू नॉन इन्फ्रिंजमेंट प्रोसेस शैल बी इशूड टू द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ओनली। क्योंकि फार्मास्यूटिकल के केस में कैसे होता है, एक्सपोर्टर अलग होता है, मैन्युफैक्चरर अलग होता है, वो भी वो दवाइयां है, ड्रग्स है, तो इन दैट केस जो मैन्युफैक्चरर रहेगा उसी को एडवांस ऑथराइजेशन का पार्ट आप लोगों का मिल। समझ में आया? एलिजिबल सप्लाई, क्या क्या चीजें सप्लाई के लिए एलिजिबल होगी, फिजिकल एक्सपोर्ट्स अगर आप करते हो इंक्लूडिंग एसईजेड को एक्सपोर्ट करोगे तो भी चले, वो भी आपका अलाउड।
इंटरमीडिएट सप्लाई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं सप्लाई कर रही हूँ जो कहाँ पे यूज होने वाला है, प्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब वन लेवल डाउन। मैंने प्रोजेक्टर का लैंप बनाया है, प्रोजेक्टर कोई और बनाता है, मैं प्रोजेक्टर का लैंप बनाती हूँ, दिया प्रोजेक्टर बना के एक्सपोर्ट कर, तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो इसके लिए इनपुट है, मुझे भी मिल जाएगा बिकॉज मैं कौन हूँ, इंटरमीडिएट सप्लाई। तो मैं अगर वो लैम्प बनाने के लिए अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करवाती हूँ तो मुझे भी उसका एग्जाम्पशन मिल सकता है क्या, यस मिल सकता है, बिकॉज माई प्रोडक्ट विल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ। डीम्ड एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगे आपके जो एचईजेड और ये वाले पार्ट में आ जाते हैं, डीटीएच एचईजेड वाले पार्ट में। लास्टली सप्लाई ऑफ स्टोर्स है ऑन बोर्ड ऑफ द फॉरेन गोइंग शिप या एयरक्राफ्ट वगैरह है, ये व्हाट वी से की कंडीशन दैट एसआईओएन शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम्स इज सप्लाई। तो ये सब चीजों का भी आप लोग को क्या मिल जाएगा, विदाउट पेमेंट आप लोग स्टोर्स एंड स्पेयर्स वगैरह ये डाल सकते हो, शिप वगैरह। ठीक है। बेसिस फॉर इशुएंस कैसे यूज होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के बेसिस पे इशू होगा, कितने यूनिट्स लगते हैं कितना यूनिट्स बनाने के, उसके हिसाब से आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। अगर आप 1 लाख क्वांटिटी बनाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को 12 लाख क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगने वाला है। 1 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए 12 लाख क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगने वाला है, जिसमें 2 लाख का वेस्टेज है, और वो नॉर्मल वेस्टेज है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म कुछ इस तरह से है, तो उस केस के लिए हम लोग वैसे यूज करेंगे, तो उतना उतना आपको मिल जाएगा। आया तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको डिक्लेयर करो कि इतना इतना हमारा रेशियो है। थर्ड, एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म बाय द नॉर्म्स कमिटी। अगर आपको नॉर्म्स फिक्स करना है तो आप नॉर्म्स कमिटी को अप्लाई कर सकते हो, वो लोग आपके हिसाब से आपके बिजनेस के हिसाब से आपको नॉर्म्स फिक्स करके दे देंगे। कौन सा, एसआईओएन, कि आपके बिजनेस का कितना इनपुट आउटपुट रेशियो है। समझ में आया, ठीक है। इसमें भी जो एईओ ऑपरेटर्स है 2 स्टार कैटेगरी एंड अबव वाले, उनको प्रायोरिटी, उनको 60 डेज के अंदर क्या मिल जाता है, ये नॉर्म्स कमिटी सेट करके दे देती। बाकी लोग को टाइम लग सकता है, बट 2 महीने के अंदर यानी 60 डेज के टाइम के अंदर जो आपके 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी के एक्सपोर्ट हाउसेज है उनको तो डायरेक्टली मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रैटिफिकेशन। सेल्फ रैटिफिकेशन मतलब पहले कर लो बाद में रैटिफाई कर दो, दैट इज बाद में बोल दो कि अरे ये करेंगे ऐसा। रैटिफिकेशन इज करेक्शन आफ्टरवर्ड्स या अप्रूवल आफ्टरवर्ड्स। समझ में आया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स के बेसिस पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है। सेल्फ रैटिफिकेशन का स्कीम क्या बोलता है, where there is no SION or valid ad hoc norms for the export products, or where the SION has been notified but exporter intends to use additional inputs in manufacturing process, eligible exporter can apply for advance authorization under the scheme of self declaration and self ratification basis। अब इसमें क्या क्या पॉलिसीज इंक्लूड होती है, पहला, SION अवेलेबल नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कितना लगेगा नहीं पता, ठीक है। या तो दूसरा, इनपुट आउटपुट पता है बट उसके अलावा आप बाकी भी तो इनपुट्स यूज करने वाले हो, तो वो कितना मिक्सचर होगा, ये कितना मिक्सचर होगा, वो सब चीजों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये केस में एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, वो बोलेगा ऑथोराइजेशन जो है दैट इज ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस या सेल्फ रैटिफिकेशन बेसिस, कि मैं खुद डिक्लेयर कर दूंगा सर कि मैंने कितना यूनिट्स किधर यूज किया है, या तो मैं पहले डिक्लेयर एक आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे दे देता हूँ, बाद में जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा तो मैं एक्चुअल दे दूंगा, तो दैट इज रैटिफिकेशन। समझ में आया, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल्स, इट विल बी रेक्टिफाइड एंड अपडेटेड। ठीक है। एक्सप्रेशन एडिशनल इनपुट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, जो भी इनपुट्स आप अलग अलग से यूज करोगे वो वाला पार्ट आ जाएगा। अरे व्हाट वी से मे इशू द ऑथराइजेशन इन सच केसेस एंड नीड नॉट रेफर टू एज द नॉर्म्स कमिटी फॉर रैटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम शैल बी मेड अलोंग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कि भाई कितना लगने वाला है क्या लगने वाला है। अदरवाइज आप तो इनपुट आउटपुट आपके हिसाब से ट्वीक करके बता सकते हो, तो एक सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर द स्कीम, आप क्या होने चाहिए, एईओ सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए, कॉमन अक्रेडिटेड प्रोग्राम के अंडर, दैट इज एक्सपोर्ट हाउसेस जो कैटेगराइज होते हैं वो होने चाहिए। बराबर, समझ में आया। 3 करोड़ 5 करोड़ जो हम लोगों ने देखा था, $3 मिलियन, $5 मिलियन, 13 मिलियन US डॉलर्स, ऐसा करते करते $800 मिलियन तक का अपने पास था एक्सपोर्ट हाउसेस 5 स्टार कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आपके पास वो एईओ की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। A status holder who is a manufacturer come actual user holds valid 2 star or above status, who has already submitted its application for the grant of AEO on CBIC's AEO portal, is eligible to apply for the scheme subject to specified conditions। समझ में आया, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डीजीएफटी के पास ऑप्शन है कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है, और अगर उनको लगता है कि रिस्क बेसिस पे अगर ये एंटिटी के पास भले ही वो 2 स्टार है या 3 स्टार है लेकिन उसको देके मतलब नहीं बनेगा या वो लोग उस चीज का मिसयूज करेंगे, तो हम उनको नहीं, वो डीजीएफटी राइट रिजर्व करता है वो चीजों को डिसएग्री करने का। क्लियर विद दिस पार्ट। प्री इंपोर्ट कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या बोलता है, imported goods are subjected to the pre-import condition and they should be physically incorporated in the export product. What is say, in case of the local procurement under the invalidation or VRO, the input shall be procured prior to the manufacturing of the export and shall be physically incorporated in the export goods। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स को पहले मंगाना पड़ेगा, उसको आपको एक्सपोर्ट आर्टिकल में डालना पड़ेगा, वो प्रूव होगा कि आपने उसको एक्सपोर्ट में यूज किया, तो ही आपको क्या मिलेगा, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ड्यूटी फ्री का, वो पार्ट।
समझ में आया? इनवैलिडेशन लेटर, द रीजनल अथॉरिटी shall issue the invalidation letter where domestic supplies intends to obtain duty free material for inputs through advance authorization for supplying the resultant product to another एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी ऑथराइजेशन। एडवांस रिलीज ऑर्डर कब इशू करना पड़ता है? व्हाट इज द रीजनल अथॉरिटी शैल इशू एन एडवांस रिलीज ऑर्डर if domestic supplies are what is it, intends to seek the refund of the duties exempted through the deemed export mechanism। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एडवांस रिलीज ऑर्डर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो? फ्रीली इनपुट दे सकते हो टू द एसईजेड एंड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हो तो। Validity for the import. Validity period for advance authorization shall be 12 months from the date of the issue of the authorization। मतलब जिस दिन authorization मिला है उसके 12 महीने में आपको उसको utilize करना पड़ेगा। This means that import under authorization must be made within this period. Revalidation for another period of 12 months can be allowed once only. Application for revalidation can be made only। तो आपने अगर authorization advance में लेके रखा है तो उसके related जो भी goods आप import करना चाहते हो वो 12 महीने के अंदर import हो जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा नेक्स्ट 12 मंथ्स का, उसके बाद फिर एक्सटेंशन, फिर वो चीज बंद हो जाएगा। आपको जब नेक्स्ट टाइम करना रहेगा तो आप खुद से वापस से एडवांस ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट रेज करो, वो नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से जाएगा। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ फॉर द सप्लाईज अंडर द डीम्ड एक्सपोर्ट shall be co-terminus with the contracted duration of the project execution or 12 months from the date whichever is later। तो अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो या तो आपका प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो, या तो फिर 12 महीना whichever is later, उतना तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अभी कुछ कुछ कंपनीज जो है वो तो कंटिन्यूस नेचर में चलते रहता है उनका, गुड्स इंपोर्ट करेंगे, बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें। तो इन दैट केस एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल ओनली बी इशूड फॉर आइटम्स नोटिफाइड अंडर द एसआईओएन एंड इट शैल बी नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एड हॉक नोट्स। तो अगर आपको कंटिन्यूस नेचर का एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए जो साल भर चलते रहे, पूरे साल के लिए एक साथ, उसके लिए एसआईओएन पहले फिक्स करवाना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स पहले फिक्स करवाना पड़ेगा। फिर आपको एडहॉक वाला सिस्टम जो अभी हमने देखा ना कि पहले ले लेंगे बाद में देखेंगे, रेटिफिकेशन वाला स्कीम वगैरह, वो एप्लीकेबल है। अगर वो करवाना है तो ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस, और अगर आपको एनुअल रिक्वायरमेंट का पूरा करवाना है तो पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को सेट करवाओ, उसके बाद आप फिर उसको क्या करो, आप उसको एनुअल रिक्वायरमेंट के अंदर लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Advance authorization for annual requirement shall not be available in respect of separate IOL where input is notified। अगर notified input है तो उसका नहीं मिलेगा, obvious है। Exporter having the past export performance in at least 2 preceding financial years shall be identified for advance authorization for annual requirement। Obviously लास्ट 2 साल का आपका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एक्सपोर्ट करने का। ठीक है। Entitlement in terms of CIF value of the import shall be up to 300% of the FOB value of the physical export and FOR of the deemed export in the same financial year or rupees 1 crore whichever is higher। मतलब कितना मिलेगा आप लोगों को एंटाइटलमेंट, मतलब कितना इंपोर्ट करने के लिए मिलेगा, जितना भी सीआईएफ वैल्यू का इंपोर्ट से अप टू 300% ऑफ द एफओबी ऑफ द फिजिकल इनपुट्स। समझ में आया? या तो फिर रुपीज 1 करोड़ व्हिचएवर इज हाई। प्रीसिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना इंपोर्ट किया उसका 300%, या तो 1 करोड़ व्हिचएवर इज उतना। वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा? ए इज एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइज्ड माइनस बी सीआईएफ वैल्यू ऑफ द इनपुट्स कवर्ड इन द ऑथराइजेशन। तो कितना आपने क्या किया, आप लोगों ने कितना उसमें वैल्यू एडिशन कैरी आउट। समझ में आया? मतलब अगर मैंने 2 रुपए का कोई इनपुट खरीदा था तो आपने उसके अंदर कितना प्लस करके आउटपुट जनरेट। सो दिस इज वैल्यू एडिशन ना मेरे लिए। तो बस वही चीज उन्होंने परसेंटेज टर्म्स में निकाली। समझ में आया? ये किसके लिए निकाला? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इंपोर्ट किया और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी आउट ही नहीं। तो दिस बिकम्स मोर और लेस ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट है। मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए? एटलीस्ट अगर आपको एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए तो 15% आपने मिनिमम वैल्यू एडिशन करना चाहिए। मतलब एडिशनल आपने उसके ऊपर जो काम किया है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 15%। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए लेस देन 15% का वो लोग स्टेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिक्सिंग मिक्सिंग ही होता है ना, ज्यादा कुछ होता नहीं। तो उसके इसमें वो लोग लेस देन 15% भी बोल सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ मैंडेटरी स्पेयर्स, कितना स्पेयर पार्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ योर एक्सपोर्ट वाला पार्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर आप 10% ऑफ द सीआईएफ वैल्यू ऑफ द ऑथराइजेशन का क्या कर सकते हो, स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंडिया के अंदर मंगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स रहेंगे जो नॉन परमिसिबल रहेंगे, तो वो चीजें नॉन परमिसिबल कैटेगरी के अंदर जा सकती। ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड, कौन कौन से ड्यूटीज एग्जेम्प्ट होंगे एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर? कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, एंटी डंपिंग नहीं लगेगा, काउंटर बिलिंग नहीं लगेगा, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी जो भी है वेरेवर एप्लीकेबल वो भी नहीं। ठीक है। हाउएवर स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट्स आर नॉट exempted from payment of applicable anti-dumping duty and counter billing duty and safeguard duty। तो वो केस में आपको फिर वो वाले ड्यूटीज को लगाना। समझ में आया? जहां जहां पे वो पर्टिकुलर ड्यूटीज exempted नहीं है फिर वो ड्यूटी वहां पे आपको लगाना।
Import under the advance authorization for physical as well as deemed export are also exempted from whole of the IGST and cess. तो ना उस पे IGST लगेगा ना उस पे सेस पे ही लगेगा, ठीक है। Actual user condition for advance authorization. Now, advance authorization of the material imported under the advance authorization is subject to actual user, मतलब जो यूज कर रहा है वही import करेगा, कोई दूसरा बंदा import नहीं कर सकता। करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा, the same shall not be transferable even अगर आपका export obligation complete हो गया तो भी आपको नहीं, समझ में आया? Authorization holder will have the option to dispose of the product manufactured out of the duty free input once the obligation is complete. अगर आपका export obligation complete हो गया तो बचा हुआ प्रोडक्ट फिर आप तो क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट से डन अवे विद कर सकते हो या डिस्कार्ड कर सकते हो। If Senvet या RTC facility on the input has been availed for the exported goods even after the completion of export obligation, the goods imported against the advance authorization shall be utilized only for manufacturing of dutiable goods within the same factory outside और आउटसाइड। समझ में आया? फिर अगर आपने उसका क्रेडिट वगैरह लिया हुआ है तो फिर आप उसको टैक्सेबल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज करेंगे। वेस्ट या स्क्रैप जो भी रहेगा वो अलाउड रहेगा। ऑब्वियसली आपका जो भी पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी है वो आपको वेस्ट और स्क्रैप पे करना पड़ेगा। नॉर्मल वेस्ट इंक्लूडेड था ऑलरेडी ऊपर तो वो तो आ जाएगा, उसके अलावा जो भी रहेगा फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। Free cost of supply by foreign buyer. Advance authorization is also available where some or all of the inputs are supplied free of cost to the exporter by the foreign buyer. तो वहां पे भी आपका एडवांस सप्लाई एडवांस ऑथराइजेशन वाला पार्ट है। इन सच केस नोशनल वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे और उसको भी हम सीआईएफ की कंपटीशन मतलब जो हमने लिमिट निकाला 300% वाला उसके अंदर फ्री सैंपल्स भी इंक्लूडेड होंगे। वैल्यू कितना लेंगे, नोशनल वैल्यू जितना है उसका वो ले लेंगे हम लोग सीआईएफ। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड एंड इट्स एक्सटेंशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा? is for the permission in terms of quantity and value or both as well as specified by the region. Export obligation issued for shall be 90 days from the clearance of the import consignment and no extension in the EOP shall be granted. समझ में आया? Export obligation period of advance authorization कितना रहेगा? 90 days. Such import shall be subjected to actual user condition. No transfer of imported material or any other including job work shall be permitted. समझ में आया? तो वो सब आपको ही करना पड़ेगा। Drawback. Duty drawback rate as determined is fixed by the customs authority is available for the duty paid or imported for indigenous inputs used in the export product. For this purpose, applicant shall indicate clearly the duty paid in respect of for in the application for advance authorization. तो अगर आपने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे अगर ड्यूटी पे करके रखा हुआ है तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? ड्रॉबैक मिल जाएगा, मतलब रिफंड मिल जाएगा। समझ में आया? ऑडिट या स्पेशल इश्यूज यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? अगर उनको लगता है कि आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपने प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चरिंग किया है कि नहीं, इधर कुछ और गुड्स दिखा के फैक्ट्री में कुछ और गुड्स यूज कर रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ऐसे केसेस के अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं? ऑडिट वगैरह करवा सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपका हो गया कौन सा वाला? एडवांस ऑथोराइजेशन का स्कीम। एक बार यहाँ तक चेक कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या बना? तूने कुछ सुना? इसीलिए तो पूछ रही हूँ क्या बना। गुड नोट्स। नाम अच्छा है, गुड नोट्स। चल आगे बढ़े। चल नेक्स्ट अपने को यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है? कितना चार्जिंग हो गया? 12% ना, फिलहाल चल रही है। अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट अपने को क्या बोला है? डीएफआई का स्कीम बोला है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ठीक है। अब ड्यूटी फ्री का नाम ही होगा कि मतलब विदाउट ड्यूटी आप लोग क्या कर सकते हैं? जीरो ड्यूटी पेमेंट पे आप लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन में अपने को क्या करना पड़ता है ना, बहुत सारा वो एसआईओएन का नॉर्म्स देना पड़ता है, ये सब चीजें सबमिट करनी पड़ती है ये स्कीम के अंदर। वो वाला पार्ट जो है आप लोगों का कि भाई ये एप्लीकेबल मतलब और जैसे कि डीएफआई का जो स्कीम होता है दैट इज बेसिकली फॉर कि भाई ऑथराइजेशन ले लो और फिर बाद में आप इंपोर्ट करवा के लेके आ सकते हो। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एडवांस ऑथराइजेशन आर ब्रॉडली एप्लीकेबल इन केस ऑफ डीएफआई, मतलब सिमिलर बेसिस पे ही प्रोविजंस अपने चलेंगे। However, these authorization shall be issued only for the product which are standard input output norms have been notified। मतलब जो एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर ऑप्शन था कि आप विदाउट एसआईओएन भी कर सकते हो, आप लोग बाद में रेटिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, वो डीएफआई के स्कीम में नहीं। यहाँ पे सिर्फ जब इनपुट आउटपुट नॉर्म्स रहेगा स्टैंडर्ड वाला तो ही आपको डीएफआई का स्कीम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इज इशूड ओनली टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द इनपुट एज वेल एज ऑफ ऑयल एंड कैटलिस्ट
which is consumed and utilized in the process of production of export. बराबर है. Import under the DFI scheme is not allowed. Import of tire under the DFI scheme is not allowed. टायर वगैरह नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड. क्या क्या एग्जेम्प्टेड रहेगा? ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी. डिफरेंस समझ में आया? ऊपर अपने क्या बोला था? काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, ड्रॉबैक हो गया, फिर आप लोगों का जैसे कि सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब निकाल दिया था. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको एग्जेम्प्ट करवा के दे रहे हैं. Drawback as per the rate determined and fixed by the custom authority shall be available for the duty paid on inputs where imported of indigenous used in the process of export. तो कहीं पे अगर आपने पे किया रहेगा तो उसका आपको ड्रॉबैक बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्या बोला? पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस है. ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन शैल बी इशूड ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस फॉर प्रोडक्ट्स फॉर व्हिच SIN has been notified. Applications to be filled with the concerned regional authority before starting the export under DFI. तो एप्लीकेशन फिल इन करके अपने को देना पड़ेगा. Merchant exporter shall be required to mention the name and address of the supporting manufacturer of the export and the export document and shipping bill and tax invoice. तो अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? कोई मैन्युफैक्चरर से बनवा के खुद एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको मैन्युफैक्चरर का नाम भी देना पड़ेगा. समझ में आया? नेक्स्ट, नो DFI फॉर इनपुट विद एक्चुअल यूजर कंडीशन. No DFI shall be issued for the input which is subjected to pre-import condition or where SION prescribes actual user condition or certain other specified with the inputs with the pre-import condition. Actual user है तो आप AA में जाओ, एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर जाओ. यहाँ पे एक्चुअल यूजर कंडीशन रहेगा तो हम DFI में नहीं यूज. ठीक है. नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यूएशन इधर कितना चाहिए? 20% आप लोगों को लगेगा. ऊपर कितना था अपना? 15% का अपना था. यहाँ पे 20% का हो गया. ट्रांसफरिंग ऑफ DFI, ट्रांसफरेबल DFI है. समझ में आया? वेयर एडवांस ऑथराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं था. करेक्ट है कि नहीं? ये उसके थोड़े से डिफरेंसेस आपने आ जाते हैं. Validity of DFI. Export shall be completed within a period of 12 months from the date of the online filing of the application. 12 महीने के अंदर होना चाहिए. DFI is valid for 12 months from the date of the issue. वो तो ऊपर भी उतना ही था. ठीक है. Next, separate DFI is to be issued for each of the SI1. मतलब हर एक इनपुट आउटपुट नाम के लिए DFI का जो लेटर होगा वो अलग अलग जाएगा. कॉमन प्रोविजंस फॉर एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFI स्कीम्स. मतलब अभी जो ऊपर ने DFI पढ़ा और ऊपर का एडवांस ऑथराइजेशन पढ़ा, दोनों के लिए ये कॉमन. अकाउंटिंग ऑफ इनपुट. अकाउंटिंग दोनों जगह पे करना पड़ेगा. बराबर है. कितना आपका इनपुट आया, कितना आपने यूटिलाइज किया, कितना प्रोडक्शन में इशू हुआ, कितना आउटपुट निकला, वो सब चीजों का अकाउंटिंग प्रॉपर बेसिस पे होना चाहिए. ठीक है. डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट्स इन द ऑथराइजेशन मस्ट मैच एग्जैक्टली विद द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंडोर्स्ड इन द शिपिंग बिल. Discharge of the export obligation and at the time of the redemption. Regional authority shall allow only input which have been specifically indicated in the shipping bill together with the क्वांटिटी. समझ में आया? तो ये वो पूरा लिस्ट वगैरह चेक करेंगे कि भाई शिपिंग बिल के अंदर उतना वो मटेरियल वगैरह इंक्लूडेड है कि नहीं. The above provisions shall be applicable for supplies to SEZ and supplies made under the deemed export also. तो दोनों जगह पे आपका एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा. समझ में आया? ठीक है. ऑब्वियस है जब भी वो आपको एग्जाम्पशन देने का सोच रहे हैं तो आपसे वो अकाउंटिंग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पूरा का पूरा उसका इनपुट आउटपुट वगैरह मेंटेन करके चलो. इंपोर्टेबिलिटी और एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ द आइटम दैट आर प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और STE के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू कर सकते हैं. प्रोहिबिटेड आइटम है. नो एक्सपोर्ट ऑफ आइटम शैल बी अलाउड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और DFI अगर वो प्रोहिबिटेड है तो. समझ में आया? ठीक है. नाउ एक्सपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम मे बी अलाउड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन प्रोवाइडेड इट इज सेपरेटली सो नोटिफाइड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन. तो अगर DGFT अगर कोई नोटिफिकेशन डालता है उसके हिसाब से अलाउ करता है स्पेसिफिकली तो होगा, अदरवाइज जनरली तो अलाउड नहीं है. State trading enterprises. Item reserved for import by state trading enterprises cannot be imported against advance authorization or DFI. बराबर है. However, those items can be procured from STEs against the ARO or invalidation letter. तो invalidation वगैरह लेटर इशू करके आप लोग कर सकते हो, बट एडवांस ऑथराइजेशन या DFI एप्लीकेबल नहीं है. Items reserved for export by the STE can be exported under the advance authorization or DFI only after obtaining NOC from the concerned state trading enterprise. तो export के लिए, import के लिए प्रॉब्लम है, इंपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा, बट एक्सपोर्ट के लिए आप कर सकते हो, बट आपको क्या लाना पड़ेगा? STE का NOC लाना. तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम. Restricted items. Import of restricted items shall be allowed under AFI, आपका AA and DFI unless specifically disallowed. Export of restricted and common items, however, shall be subjected to all conditions requirement of the export. ठीक है. Domestic sourcing of inputs. Domestically input लेके आ सकते हैं हम लोग. कुछ इनपुट करके बाहर से लेके आ रहे, कुछ इनपुट अपन इंडिया से यूज करें, वो भी पॉसिबिलिटी है. Holder of an advance authorization or duty-free import authorization can procure the input from indigenous supplier, that is India के suppliers, state trading enterprises, EOUs, HTPs, STPs, BTPs, STPs, in lieu of the direct import. Such pronouncements can be against the advance release order or invalidation letter. तो आप इंडिया में भी अगर परचेस करते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Currency validity of the advance release order or invalidation shall be co-terminus with the validity of the authorization. That is जितने के लिए authorization चलेगा उतने के लिए ही ये भी लेटर चलेगा. करेंसी रियलाइजेशन किस में होना चाहिए? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. समझ में आया? वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके.
re-import of the exported goods under the duty exemption scheme and remission scheme. Export of goods exported under the advance authorization of UFIA may be re-imported in the same or substantially the same form subject to specified conditions. ठीक है, तो वो re-import चलेगा but specified conditions के साथ. Understood? अभी हमने क्या किया, AA वाला स्कीम खत्म किया, DFIA वाला स्कीम खत्म किया. ये दोनों स्कीम में आपको ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता है. डिक्लेरेशन दे दो, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को स्पेसिफाई करवा दो, तो उसके बेसिस पे आप ड्यूटी नहीं भी पे करोगे तो भी चल जाएगा. रेमिशन स्कीम्स जो है ना अपने पास, रेमिशन स्कीम्स आर ओनली एप्लीकेबल जहां पे हमको ड्रॉबैक मिलेगा, मतलब ड्यूटी रेमिट करके मिल जाएगा, रिटर्न में. समझ में आया? ठीक है, इस केस में हम जनरली क्या करते हैं, ड्रॉबैक वाला पार्ट अप्लाई करके चलते हैं. ड्यूटी ड्रॉबैक इसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. Various schemes like advance authorization, DFI, manufactured under the bond and ECZ are available to the input and input without the payment. ठीक है. Suppliers who are unable to avail any of these schemes can avail for the drawback. तो अगर आप ऊपर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे तो आप पहले ड्यूटी पे कर दो, बाद में किसके लिए अप्लाई कर दो, ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर दो. Here the customs duty is paid on the input and is given back to the exporter of the finished goods by way of a duty drawback. तो पहले एक्सपोर्टर पे करेगा, बाद में उसको रिटर्न मिल जाएगा. Duty drawback is granted when the imported material are used in the manufacturing of the goods which are exported as well as when they are re-exported and article is easily identifiable. तो दोनों पार्ट में मिल जाएगा. It is important to note that the duty drawback is only of the custom duty. It is not in respect of GST. तो GST का आप क्रेडिट ले सकते हो जो आपका चेंज चल रहा है उसके बेसिस पे, बट आप जो ड्यूटी ड्रॉबैक लोगे वो सिर्फ किसका होगा, कस्टम ड्यूटी का ही आपका होगा. स्कीम्स ऑफ रेमिशन एक्सपोर्टेड गुड्स, अभी इसमें क्या होगा, RODTEPL जो सी वाला पार्ट था. ठीक है, ये ड्रॉबैक उन लोगों का, उधर ये वाला पार्ट खत्म. RODTEPL scheme is based on the globally accepted principle of that the taxes and duties should not be exported and taxation levies shall be exported should be either exempted or remitted to the exporter. तो ये पॉलिसी क्या बोलता है, जो अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है कि जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो उसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह लगा के एक्सपोर्ट मत करो, एक्सपोर्टर को बेनिफिट दे दो, वो टैक्सेस और ड्यूटीज को निकालो, ऐसा. तो इसी के लिए रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन द टैक्सेस RODTEPL स्कीम क्या बोलता है कि आप पहले ड्यूटी एंड टैक्सेस पे कर दो, बाद में आपको उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा. The rebate under this scheme shall not be available in respect of the duties and taxes which are already exempted or remitted or credited. कोई और स्कीम के अंदर अगर ऑलरेडी क्रेडिटेड है तो नहीं मिलेगा, बाकी ये स्कीम के अंदर मिल जाएगा. ठीक है. स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला चीज जितना भी सेंट्रल लोकल स्टेट लेवीज जो भी आप लोगों ने किया हुआ है और वो आपने प्रोडक्शन के लिए यूज किया तो आपको मिल जाएगा. एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए भी किया है तो वो भी आपको मिल जाएगा रिटर्न. फीचर्स. Rebate amount is issued in the form of the transferable duty credit electronic scrip which shall be maintained in the electronic ledger by the CBIC. तो CBIC क्या करेगा, ये क्रेडिट के फॉर्मेट में मेंटेन करके चलेगा, जैसे अपना ITC कैसे दिखता है उसी तरह से. Such duty credit shall be used only to pay the basic custom duty on the imported goods. The duty credit scrips are freely transferable, that is credits can be transferred to the other importers also. The rebate under the scheme shall not be available in respect of the duties and taxes which are already exempted and or credited under the different schemes. Understood? Reward under the scheme. Rebate would be granted to eligible exporter as notified as a percentage of the FOB value with the value cap per limit of the eligible exported products wherever required on the export of the items. However, for certain products, fixed quantum of rebate will be allowed. तो कभी कभी आपको rebate भी मिल सकता है, परसेंटेज बेसिस पे मिलेगा on the basis of the FOB value. ठीक है. अगर ऐसा है तो कुछ कुछ चीजों के लिए लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट 200 रुपया दे देंगे, ऐसा फिक्स्ड अमाउंट भी rebate का दे सकते हैं. Sale proceeds. Rebate would not be dependent on the realization of the export proceeds at the time of the issue of the rebate. However, rebate will be deemed never to have been allowed in case where the non-receipt of the sale proceeds. इसी के लिए मैंने बोला एक्सपोर्ट जब भी करते हो तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन सेल प्रोसीड्स. आपका प्रोसीड्स आ गया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी एप्लीकेबल है. बट अगर आपका पेमेंट बराबर से नहीं आया तो आपके बेनिफिट्स हटा दिए जाए, बिकॉज गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो वो आपको बेनिफिट क्यों दे. समझा. Ineligible supplies items and categories under the RODTEPL. तो क्या क्या एलिजिबल नहीं है, सेम फॉर्म में अगर एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग और ऑल तो ये वाला आ जाएगा. ट्रांसशिपमेंट मीनिंग एक्सपोर्टेड गुड्स आर ट्रांसशिप फ्रॉम अ थर्ड कंट्री, सिर्फ इंडिया के थ्रू आप सिर्फ पोर्ट पे से लेके जा रहे हो. एक्सपोर्ट आर सब्जेक्टेड टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ऑलरेडी कैप्ड अप है. प्रोडक्ट विच आर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड अंडर द एक्सपोर्ट अंडर द FTP के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं. डीम्ड एक्सपोर्ट्स नहीं मिलेगा. SEZ या व्हाट वी से कि FTWZ के अंदर अगर आपने DTA ने दिया है तो वो वाला ये कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, आपको AA या DFI के लिए जाना पड़ेगा. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड पार्टली और होनली इन द वेयरहाउस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कस्टम्स एक्ट. Then products manufactured or exported availing benefit of notification, job work या re-export वाला पार्ट जो है वो पार्ट पे आता है. Export where which electronic documentation that is IceGate EDI has not been generated, export from non-EDI portals. तो यहाँ पे non export और जैसे कि export oriented ports से अगर आप नहीं लेके आते हो तो वो नहीं मिलेगा.
गुड्स टेकन इनटू यूज आफ्टर द मैन्युफैक्चर, समझ में, आप मैन्युफैक्चर होने के बाद वो गुड्स को अगर आपने यूज किया, तो ये सारी कंडीशंस के अंदर आपको RODTEPL नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो एडवांस ऑथराइजेशन नॉन ट्रांसफरेबल है, DFI ट्रांसफरेबल है। एडवांस ऑथराइजेशन जो है आपको 15% लगता है, यहाँ पे 20% लगता है। मेथड ऑफ कंपटीशन जो है वो तो सब जगह पे क्या है आप लोगों का स्केल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना यहाँ पे स्कीम आता है ना, ये है एक EPCG का स्कीम। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स को आप इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो विदाउट ड्यूटी, या तो फिर रेमिशन ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा, दोनों केसेस में। अब ये क्या होगा, ये मशीन यूज होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, समझ में आया। मशीन इंपोर्ट करवा के लेके आ रही हूँ, बट किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना, समझ में आया। नाउ export promotion capital goods scheme permits the exporters to import the capital goods for pre-production, production and post-production at zero custom duty, or procure them indigenously without the payment of the duty. In return, exporter is under to fulfill the obligation of the export, समझ में आया। तो आप इतने कैपिटल गुड्स बना के एक्सपोर्ट करोगे, ये अगर आप मान लेते हो, तो आपको EPCG वाला क्या बोलेगा, आप मशीनरी इंपोर्ट करो विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। एलिजिबल एक्सपोर्टर कौन होगा, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर विदाउट द सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्टर भी चलेगा बट टाइड आपका मैन्युफैक्चरर चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडर designated as common service providers subjected to the prescribed conditions, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला स्कीम है जहाँ पे सर्विसेज भी है, अंडरस्टूड। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आ जाएगा, CKD SKD कंडीशंस दोनों होता है अपना, बराबर है कि नहीं है। CKD इज आप लोगों का कंप्लीटली नॉकडाउन, या SKD इज सेमी नॉकडाउन। नॉकडाउन मतलब डिसमेंटल करके, तो कंप्लीटली नॉकडाउन पार्ट रहेगा तो भी चलेगा, सेमी नॉकडाउन पार्ट रहेगा तो भी चलेगा, अंडरस्टूड, क्लियर है। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर विच आर पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड, वो भी चलेगा, मतलब बड़ा बड़ा मशीन है फिर उसके आगे आगे लैपटॉप लगा हुआ है या कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ है तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्पेयर, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, टूल्स, फर्नीचर, ये सब चीजें भी चलेगी। कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्ज प्लस वन सब्सिक्वेंट चार्ज, जो भी अपने को लगता है वो भी चल जाएगा। कैपिटल गुड्स मतलब जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए चलता है, प्लांट एंड मशीनरी और ये सब चीजें आप लोग की उसके अंदर आ जाती है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है, ये सब चीजें भी चलेगी। माइनिंग, एग्रीकल्चरल, ये वाले पार्ट में भी चल सकता है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ IGST एंड कंपेंसेशन सेस, तो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल गुड्स EPCG के अंदर जो है दे आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम IGST एंड कंपेंसेशन सेस, तो उसमें ना बेसिक कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगा और GST सेस भी नहीं लगेगा। Integrated and cess paid in cash on the import under the EPCG, incidence of the IGST and compensation cess would not be taken into computing of the net duty saved provided ITC credit is not available. तो अगर आपने क्रेडिट अवेल नहीं किया हुआ है तो आपका वो कंडीशन के अंदर आ जाएगा कि भाई उतना आप लोगों ने बचा लिया, क्रेडिट ले रहे हो, ड्यूटी पे करके क्रेडिट ले रहे हो तो वो नॉर्मल वाले स्कीम, ठीक है। Restricted import and export, import export which are restricted for import shall be permitted under the EPCG scheme only after the requisite approval, obviously। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है वो कैपिटल गुड्स का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेने के बाद ही आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। एक्चुअल यूजर कंडीशन एप्लीकेबल होगा, बराबर है कि नहीं है, जहाँ पे जो बंदा यूज करने वाला है मशीनरी को उसी ने मंगाना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगर आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर आप उसको कुछ भी करो वो प्रॉब्लम है। आपको बोला था कि आपको टोटल ये मशीनरी से 1 लाख यूनिट्स बनाने, आपने 1 लाख यूनिट्स बना दिया, उसके बाद आप कुछ भी करो मशीनरी का, दैट इज अप टू। वैलिडिटी कितने महीने के लिए रहेगा, 24 मंथ्स। रिवैलिडेशन ऑफ EPCG शैल नॉट बी परमिटेड, तो आपको 24 महीने के अंदर चालू कर देना है ये सब। इंडिजिनियस सोर्सिंग मतलब इंडिया के अंदर सोर्सिंग एंड बेनिफिट्स टू द डोमेस्टिक सप्लाई, अगर आप इंडिजिनियस सोर्सिंग करते हो दैट इज डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेके आते हो या कैपिटल गुड्स को लेके आते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, तो इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा, अगेन वही चीजें मिल जाएगा। सच डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर शैल बी एलिजिबल फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट, सच डोमेस्टिक सोर्सिंग शैल बी परमिटेड फ्रॉम यूज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, समझ में आया। तो ये डोमेस्टिक सोर्सिंग अगर आप करते हो तो आपको जैसा बेनिफिट डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए मिलता है वैसा डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है कि नहीं, इन द क्वांटिटी एंड वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रीजनल अथॉरिटी, ठीक है। The import under the EPCG scheme shall be subjected to the export obligation equivalent to 6 times of the duties and taxes saved on the capital goods, समझ में आया। तो जितने का ड्यूटी सेव किया इंटू 6 करो, उतने का एटलीस्ट आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबल पैसा लाना चाहिए बाय पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट, समझ में आया। तो उतना आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। दे शैल बी ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, की ऑन एन एवरेज इतना तो अपने को करना ही है, ठीक है। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब जो फुलफिल कर लोगे आप लोग, ठीक है, 6 टाइम्स वाला पार्ट, ठीक है, ऑफ द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड टू बी फुलफिल्ड विद इन 6 इयर्स, जिस साल आपको ऑथराइजेशन मिला उसके 6 साल में आपको कंप्लीट करना है। एवरेज ऑब्लिगेशन बोला मतलब क्या, प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर में फॉर द सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स आपने कंप्लीट करना चाहिए।
तो आपको ये साल आपको मिल जाए। पास्ट 3 इयर्स में अगर आपने फुलफिल किया हुआ है तो ये साल आप लोगों को एग्जेम्पशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ईपीसीजी स्कीम मिल जाएगी। अंडरस्टूड। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन टू बी फुलफिल्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर टिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीट। तो एवरेज वाला फिर एवरी ईयर अपने को कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है। कंडीशंस एप्लीकेबल टू फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। कंडीशंस क्या क्या है? पहला, ईओ शेल फुलफिल द ऑथराइजेशन होल्डर। जो भी अपना पार्ट था ईपीसीजी के लिए अगर आपको लगेगा तो ऑथराइजेशन होल्डर होना चाहिए। फॉर एक्सपोर्ट गुड्स ईपीसीजी ऑथराइजेशन होल्डर में एक्सपोर्ट ईदर डायरेक्टली और थ्रू दी थर्ड पार्टी। तो वो खुद मैन्युफैक्चर करके खुद भी एक्सपोर्ट कर सकता है या किसी मर्चेंट ट्रेडर को पकड़ के वो भी एक्सपोर्ट करवा सकता है। इंडिजिनियस सोर्सिंग कर रहे हो तो स्पेसिफिक ईओ शैल बी 25% और लेस देन द एक्सपोर्ट ऑर्डर मेंशन्ड अबव। मतलब जितना भी अगर आप लोगों का जनरल वाले केस में रहेगा, अगर आप लोकल सोर्सिंग करते हो तो उससे 25% कम आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है। देयर शैल बी नो चेंज इन द एवरेज यू। एवरेज यू विल रिमेन द सेम। Export under advance authorization DFI, DTA drawback, ROSCTL and RODTEPL scheme would be eligible for fulfillment of EO under the EPCG scheme। तो ये सारे ऊपर वाले जो है वो भी EPCG के लिए कंसिडर हो जाएंगे। Export made from DTA units only shall be counted for calculation of AEO और EO वाला units। EO shall also be export what we say कि order shall also be fulfilled by supplying information technology agreement items to DTA provided realization is in free foreign exchange। समझ में आया? तो सॉफ्टवेयर या आईटी डेटा अगर कुछ देते हो और उसके बदले भी अगर आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। both physical export as well as deemed export shall also be counted towards the export obligation। मतलब deemed export अगर आप करते हो तो वो भी मतलब एसईजेड को सप्लाई करते हो, यूज को वगैरह सप्लाई करते हो तो वो भी आपके ये कैलकुलेशन 6 टाइम्स का जो कैलकुलेशन है उस लिमिट के लिए कंसिडर करेंगे। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? In case of direct imports, EO shall be reckoned with reference to actual duty, taxes and saved amount. In case of domestic sourcing, EO shall be with reference to notional custom duty, taxes and saved amount। समझ में आया? तो अगर आप लोकल कर रहे हो तो उसको ऊपर नोशनल कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे और उसको 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली अगर आप कर रहे हो तो एक्चुअल जितना था उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि 75% ऑफ द मोर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड 100% ऑफ द एवरेज अगर टिल डेट आपने करके रखा है इन हाफ और लेस देन हाफ ऑफ द ओरिजिनल एक्सपोर्ट पीरियड रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी कंडोन्ड एंड ऑथराइजेशन शैल बी रिड्यूम्ड। मतलब क्या? अगर आपने 75% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव कर लिया इन लेस देन हाफ ऑफ द टाइम तो बचा हुआ जो 25% है वो वेव ऑफ भी हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि आपने इतना जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट वगैरह कैरी आउट कर दिया। ठीक है। मेजरली लास्ट टॉपिक है अपने सिलेबस का अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज योर ईओयूज ईएचटीपीज एंड एसटीपीज वाला पार्ट। ठीक है। 4 पेज है अपना पार्ट। ईओयूज ईएचटीपीज एसटीपीज एंड बीटीपी स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। देखो जाना है? हाँ कर लो 5 मिनट। अच्छा देखो निकलना तो कर जाओ, ये कंप्लीट करके निकलो। आज आज सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा वैसे भी पूरा। आपका 9 बजे तक जाएगा। वो उतना जाएगा ही ना तेरा, मतलब मैं ऑनलाइन बैठे ना ये लोग तो खत्म कर दोगे। उतना ही पार्ट है ना, लास्ट का पार्ट है। 4 के लिए वापस अपन 2 घंटे का लेक्चर नहीं रख पाएंगे ना 4 पेज के लिए। ठीक है। तेरा है कि तेरे को भी जाना चलेगा ना? हाँ तो फिर अपन खत्म कर लेंगे। ईओयूज ईएचटीपीज एसटीपीज एंड बीटीपीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है अपना। ईएचटीपीज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाएगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन एक्सेप्ट जो परमिसिबल सेल्स रहेगा कि भाई थोड़ा बहुत आप डीटीए में कर सकते हो, मे बी सेटअप फॉर दी स्कीम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग रिपेयर्स रीमेकिंग रीकंडीशनिंग री इंजीनियरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है। ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट आप लोगों का कवर होगा। ईओयूज ईएचटीपीज एसटीपीज एंड बीटीपीज जो है वो किसके लिए रहता है बेसिकली कि जहाँ पे आप एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करते हो। बराबर है कि नहीं है? मेजरली यहाँ से क्या होगा कि मैक्सिमम पोर्शन जो होगा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ही होगा। कुछ छोटा मोटा 5-10% जो है वो लोग अलाउ कर सकते हैं जो आप किधर कर सकते हो डीटीए दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर कर सकते हो। Objectives of the scheme is to promote the export, enhancing the foreign exchange, attracting the investment and obviously employment generation and all। because ये इंडिया के अंदर सेटअप होता है, इनको हम जनरली क्या मान के चलते हैं? आउट ऑफ इंडिया ऐसा ही मान के चलते हैं बहुत सारी जगह। ठीक है। EOUs, EHTPs, STPs and BTPs may export all kind of the goods and services except items that are prohibited। obviously जो है prohibited items है वो नहीं कर सकते हैं। and procure from DTA, bonded warehouse, international exhibitions held in India all type of the goods required for its activity without the payment of basic custom duty। तो जो भी goods उनको लगेगा इंपोर्ट करवा के भी और लोकली सोर्स करके भी विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप लेके आ सकते हो। आप बनाओ आप एक्सपोर्ट, इनका काम ही क्या है? मेजरली एक्सपोर्ट। समझ में आया? ठीक है। तो वही चीज आपको कैपिटल गुड्स भी लेके आ सकते हैं हम लोग विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है।
स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस shall not apply to EOU मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेप्ट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। तो एससी रिजीम जो है स्टेट ट्रेडिंग रिजीम वो इनको एप्लीकेबल नहीं होता, ये लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सप्लाईज फ्रॉम डीटीए टू द EOUs and EHTPs for use in their manufacturing for export will be eligible for benefits under deemed export। अगर मैं कोई EOU को सप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या माना जाएगा, मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट किया ऐसा माना जाएगा और मुझे भी बेनिफिट। तो मतलब EOU को तो बेनिफिट है ही है, बट जो EOU को सप्लाई कर रहा है उसको भी benefits है। समझ में आया? DDA supplier shall be eligible for relevant entitlements under the deemed exports। या क्या मिलेगा उनको? अदर की जो भी आपका डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, रिफंड ऑफ जीएसटी जो भी है, वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। अगर मैं एक सप्लायर हूँ और मैं अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई करूँ तो जितना जीएसटी मैंने पे किया, मेरा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ है ही नहीं क्योंकि इट इज एग्जेम्प्ट, बराबर है। तो जितना भी मेरे इनपुट पे जीएसटी था वो सब मुझे क्या मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा ना मुझे, करेक्ट है। अदर एंटाइटलमेंट में क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या बोला है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रियलाइज्ड विद इन 9 months। यूनिट्स विल बी अलाउड टू रिटेन 100% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन द एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन करके चलो। Unit will not be required to furnish the bank guarantee at the time of the doing the job, what we say, import or going on the job work basis, fulfillment of specific condition। 100% FDI investment is allowed, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, बैंक गारंटी भी नहीं देना पड़ेगा, प्रोसीजर भी बहुत सिंपल आप लोग के लिए हो जाएगा। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, EOUs जो है दे शैल हैव नेट पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज, मतलब एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव आपको चाहिए, ठीक है। मोरओवर सर्टेन सेक्टर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैव बीन लेड आउट where higher value of the addition and conditions are given। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी दिया हुआ वो एप्लीकेबल। नेशनल व्हाट इज कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कैन बी कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिवली इन द ब्लॉक्स ऑफ 5 years, एक्सटेंडेबल इन स्पेसिफिक केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। 5 साल के रेंज में आप कैरी आउट करोगे उसको। Application of approvals and letter of permission and intent, application for setting up an EOU shall be considered by the unit approval committee या board of approval as the case may be। तो इनके पास अप्लाई करना पड़ेगा और EOU सेटअप करना। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, 1 crore का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, बराबर है। हाउएवर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप क्या करें, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फ्लोरिस्ट या एक्वाकल्चर, एनिमल वगैरह नेचर के अंदर, तो 1 करोड़ का भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। इंटरनल इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स फ्रॉम वन EOUs टू अनदर EOUs will be allowed on the payment of applicable GST and cess with prior intimation to the concerned development authorities of the transferor and transferee as well as the customs concerned departments। तो ये आप कर सकते हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट, बट आपको जीएसटी पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा जिसका आपको रिफंड मिल जाएगा बाद में, तो वो सब चीजें कर सकते, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम क्लियरेंस स्कीम with the approval of the DC designated officer of the EHTPs, STPs and BTPs, these units may opt out of the scheme। जहाँ पे उनको लगता है कि भाई ये स्कीम हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब मेरा उतना लिमिट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। Such exits shall be subjected to payment of applicable excise and custom duty। जितना भी फिर तेरे पास पड़ा हुआ रहेगा उस सबका ड्यूटी पे करो और आप नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाओ, ठीक है। On the payment of applicable IGST, GST, if any, and the industrial policy in force। If units have not achieved the obligation, it will be liable for penalty। समझ में आया? Conversion, existing DTA में also apply for conversion to the EOUs and EHTP। अगर मैं DTA में हूँ और मुझे EOU में कन्वर्ट होना है तो मैं एप्लीकेशन डाल के क्या कर सकती हूँ, कन्वर्ट कर दे सकती हूँ। इसके बाद मुझे बेनिफिट्स वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट का केस क्या बोलता है अपने को यहाँ पे, it is to provide a level playing field to domestic manufacturers and to improve the Make in India project। It is in India specified cases to ensure that domestic suppliers are not in disadvantageous position vis-a-vis the foreign suppliers। Underlying theory is that foreign exchange must be saved and treating it par with the foreign। Deemed export का मतलब क्या होगा, it refers to those transactions in which the goods are supplied do not leave the country and payment for such supplies is received in either Indian rupees or in the free foreign exchange। It is regarded as deemed export where the goods are provided are manufactured in। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, deemed export। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेन एक्सचेंज में मुझे कुछ पैसा रिसीव हो जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया फिर भी अगर मिल गया तो इन दैट केस हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। टूरिस्ट प्लेसेस वाला जो पेमेंट्स होता है वो सब चीजें आ जाएगी। डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ GST, it would include only the supplies notified under section 147 of the CGST SGST Act on the recommendation of the council। The benefit of the conditions will be specified by the GST council। So sir GST council दे देगा। Restrictions क्या क्या है, deemed export will broadly cover 3 areas। पहला supplies to domestic entities who can import their requirement duty free, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपनी इंपोर्ट करता तो उसको इतना एक्सचेंज देना पड़ता, ये गलत, उस जगह पे उसने यहाँ से ये प्रोडक्ट को यूज किया तो इसको भी हम डीम्ड एक्सपोर्ट का कंडीशन देंगे, बिकॉज इंपोर्ट नहीं करवा के अगर यहाँ से यूज किया तो फॉरेन एक्सचेंज बच गया ना, तो इट इज एज गुड एज मनी, सो इट इज मनी एंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। सप्लाइज टू द प्रोजेक्ट और पर्पसेस दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, तो इंटरनेशनल बिडिंग चल रहा था, या तो सप्लाइज टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल
कैटेगरीज ऑफ सप्लाई, सप्लाई बाय द मैन्युफैक्चरर, सप्लाई ऑफ द गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन है, या तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ डीएफआई है, सप्लाई बाय मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर भी चल जाएगा, वेयर सब्जेक्ट इज टू प्रोजेक्ट और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं आपके, ठीक है, अंडर द डीईए स्कीम या जो भी है अपना स्कीम। सप्लाई टू यूनिट, अभी यहाँ पे और मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या हो सकता है, सप्लाई टू यूनिट्स टू ईओयूज ईएचटीपीज भी चलेगा, कैपिटल गुड्स अगर ईपीसीसी स्कीम वाला रहेगा तो भी चलेगा। सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स टू एनी प्रोजेक्ट against the purpose where import is permitted at the zero basic custom duty, supply of goods to mega power projects, ठीक है, that is power projects जो अपने लगते हैं ना वो सारे, ठीक है, यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को किया है, या तो फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों ने किया है, चार्जिंग लगाना पड़ेगा नहीं तो बंद हो जाएगा। सॉरी देखो लगा, चल ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट अपने को क्या दिया है, डीम्ड एक्सपोर्ट शैल बी एलिजिबल फॉर एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ द गुड्स, क्या क्या मिलेगा, पहला एडवांस ऑथराइजेशन, एनुअल रिक्वायरमेंट जो भी है वो आ जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक अपने को मिल जाएगा, दैट इज जितना भी ऑल इंडस्ट्री रेट ड्यूटी ड्रॉबैक शेड्यूल्ड, सेनवैट क्रेडिट है, देन आप लोग का वेल्ड शब सप्लायर का जो एक्सक्लूसिव ब्रांड रेट वगैरह है, नथिंग बट जितना भी तूने पेमेंट किया रहेगा वो सारा का सारा तेरे को जो इनपुट्स पे जो भी ड्यूटीज पे किया रहेगा वो सब क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, ड्रॉबैक मिल जाएगा। रिफंड ऑफ द टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, अभी तो एक्साइज लगता ही नहीं है, करेक्ट है, तो वो चीज आता ही नहीं है, जीएसटी पेड जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। कॉमन कंडीशंस फॉर द डीम्ड एक्सपोर्ट, सप्लायर्स शैल बी डायरेक्टली एंटाइटल्ड व्हाट वी से directly to the entities listed in the point 1 above, third party supply shall not be eligible for the benefits or exemptions, तो आप ही वो पार्टी होने चाहिए जो सप्लाई कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। In all the supplies shall be made directly to the designated project agencies and units, advance authorization, EPCG authorization holder, ये सब मतलब डायरेक्टली जो भी आप पेमेंट करोगे या जो भी आप लोगों का जो गुड्स सबमिशन होगा वो उन्हीं को होना चाहिए जो आगे जाके एक्सपोर्ट करने वाले ये सब चीजें करने वाले, ठीक है। सप्लाई ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय द इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर और एनी अदर इंडियन फॉरेन मेन कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली एट द डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट्स और एजेंसीज शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द डीम्ड एक्सपोर्टर, तो अगर आप वहां पे भी सप्लाई करते हो तो वो भी कैलकुलेट कैरी आउट, समझ में आया। बेसिक चीजें है यहाँ पे अपने को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, पहला एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई का पार्ट क्या है, ड्रॉबैक का पार्ट क्या है और डीम्ड एक्सपोर्ट, ये चार तीन चार केसेस है, यही चीजें अपने को देख के चलनी, कब मिलता है कब नहीं मिलता, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है कुछ कुछ डिफरेंसेस। इसका जब भी मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में नोट्स दूंगी तो नोट्स में आप लोग का वो कंपैरिजन भी डाल के दे दूंगी कि डीएफआई का कंपैरिजन विद ए और ये वाला पार्ट क्या उसमें कंपैरिजन में पता चलता, ठीक है। चलो कस्टम्स हो गया तुम लोगों का, अभी आईडीटी कंटिन्यू होगा। आज किधर जाना है तुझे, चर्च गेट, चलो सुशीला शाहनवाज बाय, यस मैम, बाय बाय, ठीक यस। है। कस्टम्स का पार्ट अपना हो गया है, नेक्स्ट हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी योर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ओके, टाइम ठीक है, टेबल में थोड़ा सा चेंज होगा ये वीक का भी, तो मैं अभी जब टाइम टेबल मैम से रिवाइज करवाऊंगी तो ग्रुप में मैसेज डलवा दूंगी, एक बार सिर्फ चेक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यस मैम। हाँ वीक में भी आईडीटी होगा, मैं करती हूँ वो करवा के आपको देती हूँ, ठीक है। ये वीक का और नेक्स्ट वीक का दोनों टाइम टेबल आज डल जाएगा, मतलब आ जाएगा, एक बार सिर्फ ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, एक बार चेक, ओके। चलो ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय।